यह क्लासेस नटराज सीरीज का हिस्सा है यानी न्यूली एडेड टॉपिक्स इन आरएएस जिनको नए पैटर्न के हिसाब से कवर किया जाएगा। यह पूरी सीरीज यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इन क्लासेस से संबंधित पीडीएफ व नोट्स आपको सरमिक एकेडमी के ऐप पर नटराज कोर्स में केवल 1 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट अवश्य देखें। के लिए जोड़ा है उसमें मेन जो बेसिक्स में क्या आएगा, मेंडल का नियम क्या है, मेंडलवाद क्या है, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसके बारे में आपसे पूछेंगे। ह्यूमन जेनेटिक्स के अलावा आप देखो कि जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इस पर हम बात कर रहे थे और कल की जो क्लास में मैंने आपको म्यूटेशन पे छोड़ा था। म्यूटेशन किसका हिस्सा है? म्यूटेशन है मॉडर्न जेनेटिक्स का, ठीक है। एक बार चूंकि हमने जो डिजीज पढ़ी थी और जो डिजीज है वो पढ़ी थी कि भाई क्रोमोसोम जो हैं उनमें कुछ विकार हो रहे हैं, उसमें डिसऑर्डर की वजह से कुछ बीमारियां हो रही हैं। कुछ हमने देखा कि जो जीन में म्यूटेशन की वजह से कुछ विकार हो रहे थे और जीन में म्यूटेशन की वजह से जो विकार हो रहे थे उसको हमने दो भागों में बांट करके पढ़े थे। एक तो जो जीन ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पर हैं उनमें यदि कोई म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से कोई डिजीज हो गई। एक हमने वो डिजीज देखी थी कि जो एलोसोम क्रोमोसोम पर जो जीन है उन जीनों में जब म्यूटेशन हो गया तो उसकी वजह से जो डिजीज हो गई उसके बारे में हमने बात करी थी। तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि जो जीन म्यूटेशन के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। अब हमको ये कॉन्सेप्ट समझना था कि ये जीनों में म्यूटेशन होता क्या है, कि म्यूटेशन क्या है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे कल की क्लास में, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब ये जो क्वेश्चन जो अब मैं बात कर रहा हूं सारा, ये आपके सारा का सारा जो कंटेंट है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल जो जोड़ा है ना सब्जेक्ट प्री में, तो जिसमें जेनेटिक्स और वेरिएशंस जो टॉपिक जोड़ा है उस टॉपिक का यदि कोई बेसिक्स की बात करेंगे हम, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो सब इसके बेसिक्स की बात की जाएंगी, ठीक है। वो तो चूंकि हमारा जेनेटिक्स जो डिजीज चल रहा था, तो डिजीज को ही मैंने जो जेनेटिक डिजीज में इसको सम्मिलित करते हुए और अपन को एक मतलब प्रॉपर वे में हम चल रहे थे तो उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया था। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जेनेटिक्स की बेसिक्स क्या हैं, जेनेटिक्स की शुरुआत कहां से हुई है, और जेनेटिक्स की जब हमने शुरुआत हुई और उसको शुरू करके अब वर्तमान में जेनेटिक्स में क्या प्रगति है, ये फिर आ जाएगा किसका पार्ट, ये अपने आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट, ठीक है। मॉडर्न जेनेटिक्स और मॉडर्न से फिर जो क्लासिकल जेनेटिक्स है, जब हम मेंडल से शुरू करेंगे तो मेंडल का मतलब क्या है कि वो क्लासिकल जेनेटिक्स है, परंपरागत आनुवंशिकी है वो। फिर मेंडल से आगे हम बढ़ेंगे और कल हमने बात करी थी कि मेंडल का जो नियम और मेंडल के नियमों की खोज के बाद 3 साइंटिस्टों के मैंने नाम बताए थे आपको, एरिक शर्मा, कॉल्स कॉरेंस और एक ह्यूगो डिवरिज, है ना। 3 साइंटिस्ट के नाम लिए थे। ये तीनों साइंटिस्ट आते हैं 1900 के दशक में और ये मेंडल का जो नियम है इनकी पुनर्खोज का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और जब ये काम कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि ये मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत होती है। आपको मैंने एक और बताया था कि जब आपको मैं डिजीज बता रहा था कि एल कैप्टोन्यूरिया जो डिजीज थी उसमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, गैरार्ड, है ना। तो गैरार्ड जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले एक जेनेटिक डिजीज जिसमें हमने एल कैप्टोन्यूरिया देखा, तो एल कैप्टोन्यूरिया के बारे में उसने अध्ययन किया। उसी के आधार पर जो नींव रखी गई वो रखी गई ह्यूमन जेनेटिक्स की, ठीक है। मानव आनुवंशिकी की जो नींव है वो कहां से रखी गई, जब वो एक डिजीज के बारे में उन्होंने बताया एल कैप्टोन्यूरिया के बारे में, तब हम ये मानते हैं कि जो गैरार्ड है उनको हमने क्या कह दिया कि वो ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर हैं, ठीक है। क्योंकि वहां से शुरुआत होती है कि जो जेनेटिक्स के नियमों का हम उपयोग करके और जो मानव का हम वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ह्यूमन जेनेटिक्स शब्द के लिए आपसे पूछे कि किसने इसके फादर कौन है, तो आप बताओगे गैरार्ड के बारे में बात करोगे। फिर हमने देखो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके जब हम ह्यूमन जेनेटिक्स के बाद जो मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करेंगे, वो सारे के सारे जो ये 3 साइंटिस्ट के नाम लिए हैं मैंने, तो इन 3 साइंटिस्टों ने जो अध्ययन किया उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, मॉडर्न जेनेटिक्स के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये जो अपना टॉपिक चल रहा है वो म्यूटेशन वाला चल रहा है, म्यूटेशन का मतलब आप समझ लो कि म्यूटेशन जो है ये है क्या, ये मॉडर्न जेनेटिक्स है, ठीक है। तो एक बार इसी को अपन कंटिन्यू कर देते हैं, है ना, म्यूटेशन वाले को।
फिर अपन को वापस में जोड़ दूंगा फर्स्ट में कि भाई अपन को मेंडल से, और फिर आपको ले आऊंगा इधर कि भाई ये देखो यहाँ पर म्यूटेशन है। तो हम क्योंकि पढ़ रहे थे ना म्यूटेशन से संबंधित बीमारियां, तो उस म्यूटेशन को अपन यहाँ पर एक बार पूरा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपन मेंडल के नियम और मेंडलवाद के बारे में बात करते हैं। हाँ देखो, हम बात किसकी कर रहे थे, म्यूटेशन की बात कर रहे थे। म्यूटेशन क्या होता है ना, इसके बारे में एक बार देखो कि याद करो कि हमने कोशिका पढ़ी थी, सेल, याद करो एक बार, वापस उस पे आओ एक बार वापस। तो ये जो सेल के बारे में हमने बात करी थी, और सेल के बारे में अच्छा एक बार मैं कमेंट देख लूं यार, फिर कंटिन्यू करते हैं। सर जो नई बुक आई है मेंस वाली, खाली वही ले ले, हाँ वही तो लेनी है। मेंस वाली 3 बुक आ गई अपनी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तीनों के अलग अलग छोटी छोटी एक यूनिट बना दी अपन ने, उसमें 3 आ गई, वही आपको लेनी है। कशिश अभिषेक, पहले वाली नहीं ले, क्योंकि प्री के लिए ये नोट्स जो अभी हम लिख रहे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, प्री के लिए आपको नहीं लेनी है वो बुक, तभी तो मैंने आपको बुक आपको दिलाई भी नहीं यहाँ पे। क्योंकि कारण ये था कि हम जो 3 जो बुक्स हैं अपने पास सफिशियंट है, प्री उससे कवर हो रहा है, अपना मेंस उसी से कवर हो जाएगा। जो प्री के जो अपने टॉपिक नए जुड़े हैं वो आपको मैंने अलग से प्रिंट आउट मिल गए ना, वो तो आपको जेनेटिक्स वाले है ना, 19 पेज का एक प्रिंट आउट आपको मिला होगा, ये वाला आपको मिल गई। इसके बाद जब हम इस जो अगला इसके बाद हम जो शुरू करेंगे ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हम पढ़ेंगे, जैसे मानव के तंत्र पढ़ेंगे, सिस्टम्स पढ़ेंगे, 6 तंत्र अपने मेंस में है ना, कुल 6 तंत्र अपने मेंस में है। इसके अलावा 2 और जो तंत्र है ना, जो सिस्टम है, वो अपने मेंस में नहीं है, इस बार उनको हटा दिया मेन से, तो लेकिन वो प्री में पढ़ने पड़ेंगे। तो उनके भी मैं आपको, जब मैं ये तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसको 2 तंत्र अपन को प्री के हिसाब से पढ़ करके, और आपके वो मैं जो प्रिंट आउट है वो आपको ऐसी क्लास में दिलवा दूंगा। तो आपको अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप एक एक ही बुक आप रखोगे, उसी वही प्री है, वही मेंस है, वही इंटरव्यू है, तो तीनों का अपना एक ही बुक ही से आप पढ़ेंगे। ठीक है, प्री वाली जो चीजें जो अलग होंगी वो आपको मैंने बता ही दिया, वो सब चीजें मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। पीवाईक्यूज आपको मिल ही रहे हैं, आपको सब उस पे ऐप पे डल ही जाते हैं, इसके भी डल गए होंगे ना सारे, जेनेटिक्स के भी डल गए होंगे, फूड न्यूट्रिशन के पीवाईक्यूज डले डले नहीं है क्या? अच्छा कोई नहीं, वो आपके जो है ना पीवाईक्यूज मैं दोबारा मैं भी देख लूंगा आज एक बार, कौन कौन से नहीं डले हुए है ना खोल के, और तो आपके डल जाएंगे वो, है ना, उसकी टेंशन मत लो। तो हम जो बात कर रहे थे, देखो इधर आओ एक बार, कि जो कोशिका है ना हमारी सेल, तो मानव शरीर की आपको पता है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम किसको बोलते हैं, कोशिका को बोलते हैं। कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने, ये इसने मृत कोशिका की करी थी। और यदि जो लिविंग सेल्स की बात करें तो किसने खोज करी थी, हमने फर्स्ट क्लास में बात करी थी, याद आ गया होगा आपको, एंटोनी वॉन लियोन, ठीक है, लियोन हुक ने। अच्छा अब देखो, ये रॉबर्ट हुक और लियोन हक, इन्होंने जैसे कोशिका के बारे में बताया, एक ने डेड सेल के बारे में बताया, एक ने लिविंग सेल के बारे में बताया। तो हम जो बात कर रहे थे कि जो ये जो सेल है, इस सेल के इसके अंदर है ना क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, याद करो। और आपको मैंने बताया था कि ये जो केंद्रक है ना, इस केंद्रक में ऐसे क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, जिसको धागे जैसी संरचनाएं, जिसको हमने क्रोमेटिड्स बोला था। ये क्रोमेटिड्स को ही हमने क्या कहा था, इन्हीं को हमने गुणसूत्र कहा था, क्रोमेटिड्स जो है ये। ठीक है, ये जो क्रोमेटिड्स धागे जैसी संरचनाएं थी, इनको हमने क्या कहा था, इनको हमने क्रोमोसोम कहा था। और ये किसी भी कोशिका में का जो केंद्रक है, इस केंद्रक में ये जो धागे जैसी संरचनाएं हैं, ये ही प्रत्येक जीव के जो आनुवांशिक लक्षण हो, या प्रत्येक जीव का अपना ऐसे कहते हैं कि उसका पूरा जो ब्लूप्रिंट है ना, वो यहीं पर केंद्रित है, इसी से यहां पर निर्धारित होता है पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट प्रत्येक सजीव का। हम चूंकि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो हम
मानव की बात करेंगे। तो क्रोमेटिड्स में आपको ये भी याद आ गया होगा कि सर एक हिस्टोन प्रोटीन जो होती है और उस हिस्टोन प्रोटीन के माध्यम से, उस हिस्टोन प्रोटीन से और क्या जुड़े होते हैं इसमें, इससे डीएनए जुड़े होते हैं। याद करो आप, क्या जुड़े होते हैं? डीएनए। और हिस्टोन प्रोटीन से जो डीएनए है ना, ये मिलकर के और ये बनाते हैं एक संरचना जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। इन क्रोमेटिड्स को ही हमने क्या नाम दिया था? इन्हीं को हमने गुणसूत्र नाम दिया था। ठीक है ना, इन्हीं को हमने क्या कहा था? क्रोमोसोम्स कहा था, इन्हीं को हमने गुणसूत्र कहा था। याद आ गया होगा आपको, जो गुणसूत्र है ये नाम किसने दिया था? ये नाम तो किसने दिया था बताओ मुझे? खोज किसने करी थी, नाम किसने दिया था? याद बताओ। स्टार्सबर्गर ने तो खोज करी थी, वाल्डेयर ने नाम दिया था। ठीक है, तो आपको याद भी आ गया होगा, ये जो स्टार्स जो बर्गर है उसने इसके बारे में इसकी खोज करी थी और वाल्डेयर है उसने ये नाम दिया था। ठीक है, ये दो फैक्ट हमको याद रखने थे। जो क्रोमोसोम्स है ये देख ले, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। हिस्टोन जो प्रोटीन है उसमें जो डीएनए है वो कुंड ऐसे गुथा हुआ होता है और ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, फिर आप देखो कि ये जो इसका मतलब क्रोमोसोम्स हैं ये किसके बने होते हैं? हमने क्या देखा था कि ये डीएनए के बने होते हैं। ये डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आप देखो कि ये जो डीएनए है ना, ये किसका बना है? कि डीएनए हमने क्या देखा था कि सर जो डीएनए है तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है ना, डीएनए है ना तीन चीजों से मिलकर बनता है। और ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ये देखो, ये है, बताओ क्या क्या है? हाँ, नाइट्रोजनी क्षारक। एक तो है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक है। एक क्या है? एक है शर्करा। एक है शर्करा। और शर्करा कौन सी है याद करो? शर्करा दो प्रकार की थी ना, पेंटोज शर्करा है ये, और पेंटोज में डियोक्सी है या राइबोज है? राइबोज है या डियोक्सी है? डियोक्सी राइबोज है ना भाई। एक तो है डियोक्सी राइबोज शर्करा, एक राइबोज। दो ही तो है। राइबोज किस में है? आरएनए में। और डीएनए में कौन सी है? डियोक्सी राइबोज। कितने कार्बन युक्त है? पांच। पांच कार्बन युक्त शर्करा, याद करो आप। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये 1:2:1 का नियम का पालन एकमात्र यही तो जो नहीं करती, डियोक्सी वाली। ठीक है, चीजें रिकॉल करने की कोशिश करो, हमने पढ़ ली वही बातें। तो ये जो सुगर है इसमें कौन सी है जिसको हम बोलते हैं? ये पेंटो सुगर है और जिसका नाम है डियोक्सी राइबोज शर्करा, है ना, डियोक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, डियोक्सी राइबोज शर्करा। अच्छा, ये इधर एसी नहीं चल रही क्या? ये वाली ग- गर्मी लग रही है इसे, देखो एक बार इसको। तो जो पेंटोज है ना, डिऑक्सी राइबोज शर्करा है ये। तो ये वाली जो शर्करा है ना इसके अलावा एक क्या है? फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट ये जो है ये जुड़ा हुआ है फॉस्फेट समूह। अब आप देखोगे कि इन तीनों से मिलकर के और क्या बनती है? ये डीएनए बनता है। यदि हम इसमें और जैसे थोड़ा सा मैं आगे बात करूं, तो ये जो डीएनए है इस डीएनए में आप देखोगे कि हमने क्या देखा कि ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है ना, ये नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी जो क्षारक हैं ये, और प्लस में क्या? ये शर्करा। शर्करा आपको पता है डिऑक्सी राइबोज शर्करा, ये मिलती हैं और ये मिलकर के क्या बनाती हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड। इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। फिर आप देखो कि यदि हम इस न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दें? फॉस्फेट समूह जोड़ दें। क्या जोड़ दें? फॉस्फेट समूह जोड़ दें। तो फॉस्फेट समूह आप जैसे जोड़ दोगे ना, तो ये फॉस्फेट समूह जोड़ दोगे तो इसको क्या नाम देंगे फिर? इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियो, ये इसका नाम हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या है? कि एक न्यूक्लियोटाइड है ये, इसको हम बोलेंगे मोनोमर। जब ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे
जिसको हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन हो गया, बहुलीकरण हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम बोल देंगे। देखो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसी को क्या कहते हैं, डीएनए, इसी को क्या कहते हैं, डीएनए। यदि मान लो ये शब्द लिखा जाए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब क्या है, डीएनए। ठीक है। अब आप देखो कि आपको एक चीज समझ में आ गई, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा मिलकर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट समूह जुड़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक डीएनए होता है। ये क्या होता है, एक डीएनए होता है। ओके। अब आप देखोगे कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसकी संरचना इस टाइप से, ऐसे एक डबल हेलिक्स संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये डबल हेलिक्स संरचना ऐसे बनती है। ये जो डबल हेलिक्स संरचना है ये बताया था वाटसन और क्रिक ने। ये संरचना के बारे में किसने बात करी थी, वाटसन और क्रिक ने। तो इस वजह से इसको है ना डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। आरएनए का कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स, और ये कैसा है, डबल हेलिक्स। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है। और ये किसने, डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में किसने बात करी थी, वाटसन एवं क्रिक। अब ये सारे जो चीज ये अपन बात कर रहे हैं ये जेनेटिक्स की बात है। ठीक है, हम सब जो बात कर रहे हैं ये मॉडर्न जेनेटिक्स की बात है, क्योंकि हमारा चल रहा था ना उस क्रम में अपन को उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो वाटसन और जो क्रिक जो है, इस वाटसन और क्रिक ने, देखो वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया, इस मॉडल का नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, नाम क्या है इसका, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। आपसे मान लो ऐसे प्री में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो क्या बताओगे कि ये वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। ओके, यहां तक चीज समझ में आ गई होगी आपकी, वाटसन और क्रिक ने। ये देखो ये पोली जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये डीएनए यहां पर ये है। अब इसमें जो व्यवस्था क्या होती है, देखो इसमें जो ये जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ऐसे इस टाइप से ऐसे जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नाइट्रोजनी क्षारक है। ये जो है ना, ये जो रज्जुक है, ये वाला, ये किसकी बनी होती है, यहां पर ये बताओगे कि ये सर ये शर्करा की और प्लस ये फॉस्फेट समूह से मिलकर ये बने होते हैं, फॉस्फेट समूह। ठीक है, तो ये हो गया ना, और ये बीच में नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं। ये बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बंध है। इसका मतलब नाइट्रोजन क्षारक को हाइड्रोजन बंधु से जुड़े हुए होते हैं आपस में। ये डबल हेलिक्स मॉडल की बात करी कि ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है ना, अब आप देखो कि जैसे मान लो यहां से एक तो ये खंड आप तो काट दो, ये इसका मतलब ये खंड है, ये जीन है। डीएनए के खंड ही तो जीन है ना, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको, जीन। क्या बोलेंगे, जीन। जो जीन क्या है, वो डीएनए के टुकड़े हैं, डीएनए के खंड हैं। अब आप यहां से देखो, जैसे ये टुकड़ा काट दो, इसका मतलब ये टुकड़ा काट लो, ऐसे टुकड़ा काट लो, टुकड़े जो हैं ये जीन है। ठीक है, तो इसका मतलब जीन कहां होते हैं, डीएनए पे। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो कि जीन का मतलब क्या है, डीएनए के टुकड़े। मतलब नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं उनकी व्यवस्था है वो भी जीन ही है, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी कि अब आप देखो कि ये देख लिया इसमें शर्करा कौन सी है, ये भी देख लिया, डिऑक्सीराइबो शर्करा है। हमने ये भी देख लिया कि नाइट्रोजनी क्षारक कौन से हैं। नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं दो प्रकार के, ये बता दिया था कि आप दो प्रकार के, प्यूरिन और pyrimidine, ये नहीं बात करी थी। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन कर लेते हैं आगे। तो ये नाइट्रोजनी क्षारक है, यहां तक तो आपको चीज समझ में आई जो मैंने आपको बताया है। देखो यहां से मैं चला हूं, और ये सेल है, सेल में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमेटिड जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जो जो हिस्टोन प्रोटीन के माध्यम से जिसमें डीएनए गुथा होता है, उसको क्रोमेटिन, उसको हमने क्रोमोसोम्स नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया। ये क्रोमोसोम्स की खोज स्टार्सबर्ग ने करी, नाम वाल्डेन ने दिया। और ये देखो ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि गुणसूत्र, इसकी संरचना तो पढ़ चुके हैं ना। याद बताओ मुझे, इसकी संरचना के बारे में तो बता दिया था मैंने आपको। ये इसकी इसकी देखो इस टाइप से, इस टाइप से याद, ऐसे तो बात करी थी क्या अपन ने, है ना, ऐसे ये इसकी संरचना होती है। और इस संरचना में आपको मैंने बताया था ना, यहां पर ये क्या है, सेंट्रोसोम्स। और आपको ये बीच में यहां पर ये जो बताया था आपको, ये ऊपर वाला आधा और ये दोनों ये क्या है, क्रोमेटिड्स। ये और ये दोनों क्या है, ये अर्धांश या क्रोमेटिड्स हैं। ये क्या है, ये क्रोमेटिड्स। ठीक है, और हमने बात ये भी करी थी कि यहां पर ये जो है ना,
इनके ऊपर ये है ना, ये ऐसे ऐसे इस टाइप से संरचनाएं बनी होती हैं। इसको हमने क्या बोला था कि भाई ये जीन है, इसको हमने क्या बोला था, सेंट्रो, ये तो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, और ये माना जाता है कि इन्हीं के ऊपर यहीं पर क्या होते हैं, ये जीन होते हैं व्यवस्थित, और जीन हमेशा लीनियर क्रम में होते हैं, है ना, रेखीय क्रम में ये होते हैं। आपसे पूछें कि जीन हमेशा कौन से क्रम में होंगे, हमेशा रेखीय लीनियर सीक्वेंस में होते हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये किसकी संरचना है, ये गुणसूत्र की संरचना है। इसको डीएनए को ऐसे इकट्ठा कर दिया तब बनी हुई ये संरचना। ठीक है, डीएनए को हमने इकट्ठा कर रखा है। जब इसको आप ऐसे खोलेंगे, ऐसे जब खींच के इसको खोलेंगे तो ये ऐसी संरचना निकल के आ जाएगी, इसकी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, ऐसे जब कहोगे, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स क्योंकि डीएनए के तो बने होते हैं, तो आप और खींचोगे तो ये व्यवस्था आएगी। तो ये हमने देखा था कि ये क्या है, ये डीएनए। और याद करो, इसको हमने क्या बोला था यहां पर, कि यहां पे ये जो थे, इसको हमने सबसे लास्ट में तो इसको टीलोमियर कहा था, और ये क्या है, ये सैटेलाइट, ये सैटेलाइट, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था हमने, सैटेलाइट। और ये है क्या है, ये टीलोमियर। ये क्या है, टीलोमियर, दोनों तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे तरफ भी। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ इसको प्राथमिक संकीर्ण, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शंस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। ऐसे फोल्ड हो रहा है ना, इसको द्वितीयक, ये इसका संरचना है, किसकी है ये क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम की संरचना में देखो कौन कौन से भाग हो गए, आप देखोगे कि सेंट्रोसोम्स है, ये क्रोमेटिड्स हैं, सेंट्रोमियर्स हैं, प्राथमिक संकीर्ण है, द्वितीयक संकीर्ण है, सैटेलाइट है, और टीलोमियर है। ये किसके भाग हैं, ये क्रोमोसोम की संरचना के। अब आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र की संरचना का भाग नहीं है। तो अब आप देखो, ये सेंट्रोसोम्स भाग है, आप देखोगे कि ये क्रोमेटिड्स ये भाग है, ठीक है, आप क्या देखोगे कि सैटेलाइट भाग है, आप टीलोमियर भाग है, और यदि प्राथमिक और जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक संकीर्ण, इसको हम क्या बोल देंगे, द्वितीयक संकीर्ण, संकीर्णन, है ना, सेकेंडरी कॉन्स्टाइल्स, है ना, और ये प्राइमरी कॉन्स्टाइल्स। तो ये प्राथमिक संकीर्ण और द्वितीयक संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब से मुड़ा हुआ, ऐसे नाम दे देते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ये पूछ लें कि क्रोमोसोम की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा उसका भाग नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इस बार हमारा ये मेंस इसमें प्री में जोड़ ही रखा है। और आप देखो, अब जैसे आज आपने सीईटी का सिलेबस देखा होगा, अभी जैसे उसने किया था, तो उसमें भी आप देखो जेनेटिक्स जोड़ रखा है काफी बड़ा सर, मैंने देखा था, सिलेबस देख रहा था। तो सीईटी वाला 12th लेवल का, और ये जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस लॉन्च किया है ना जब इसने अधीनस्थ बोर्ड ने, तो उसमें आप देखोगे कि तो उसमें जेनेटिक्स वगैरह है ना, ये काफी चीजें इस बार ऐड कर रखी हैं वो उसमें भी। तो इसका मतलब ये चीजें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली थी, पहले भी हमने पढ़ लिया था, कुछ ऐसे अलग पढ़ नहीं रहे। तो वही है संरचना, खोज किसने करी थी, नाम बताओ, स्टारबर्ग ने, नाम किसने दिया था, इसकी संरचना में क्या क्या होते हैं बताओ, सेंट्रोसोम है, ये क्या है, ये क्रोमेटिड, यहाँ पर ये जो बिंदु बिंदु यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर्स, इन सेंट्रोमियर्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन, किस क्रम में होते हैं, लीनियर क्रम में। ये पहला क्या है, प्राथमिक संकीर्ण, दूसरा क्या है, द्वितीयक संकीर्ण, ये क्या है, सैटेलाइट, और सबसे लास्ट में दोनों तरफ क्या है, टीलोमियर। हाँ, तो इसमें आप देख रहे थे कि ये जो है ना, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा मिलकर के क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट समूह जुड़ गया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम दे दिया उसको, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे मिल गए उसको क्या कहा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हमने क्या कहा, डीएनए। तो ये डीएनए की संरचना कैसी होती है, ये वाली, ये इसका मतलब डीएनए में क्या है, ये जो है ना, ये वाले, ये तो क्या है, ये शर्करा और फास्फेट समूह है, और ये क्या है बीच में, ये नाइट्रोजन क्षारक व्यवस्थित होते हैं, बस। ठीक है ना। आपसे ऐसा पूछ लें कि जो डबल हेलिक्स की जो ये हेलिक्स जो बनी हुई है, जैसे सीडी है, आपने सीडी देखी है, सीडी, तो सीडी के जो बीच वाला जो पायदान जो होते हैं ना, वो तो ये नाइट्रोजन क्षारक के बने हैं। और जो इस बगल में जो है ना, ये वाले जो रज्जुक होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये शर्करा और फास्फेट समूह के। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो, और ये मैंने आपको बता दिया, ये जो खंड हैं ये क्या कहलाएंगे, ये जीन कहलाएंगे। इसका मतलब यदि मैं ऐसे बोलूं कि नाइट्रोजन क्षारकों में कोई परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब जीनों में परिवर्तन हो रहा है।
समझ गए ना बात? यदि ऐसे मैं बोलता हूं कि भाई नाइट्रोजनी बेस में चेंजेज हुए, तो क्या कहोगे कि नाइट्रोजनी क्षारकों में बदलाव हुआ। और नाइट्रोजनी क्षारकों में बदलाव हुआ तो बिल्कुल इस पॉइंट में ही तो बदलाव हुआ, इसका जो मेन पॉइंट है बदलाव हुआ, तो इसको हमने क्या कह दिया, पॉइंट म्यूटेशन। क्या दे दिया नाम, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार ये चीज समझ में आ गई यहां तक आपको? ठीक है। कोशिका, कोशिका में क्या होते हैं, बोलो, केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस किसके क्या है, ये धागे जैसी संरचना है, इसको हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटिड नाम दिया। किस में गुथे हुए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में। कोण किसके साथ गुथे हैं, डीएनए के साथ। इसका मतलब गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के। डीएनए के हमने देखा कि डीएनए जो है, डीएनए के खंड क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो डीएनए वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। तीन चीजें कौन कौन सी है, एक तो है शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षारक, इनसे मिलकर बनेगा, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। जब इसमें फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए। कोई दिक्कत? अब आप देखो कि ये जो डीएनए जो हमने ये देखा ना यहां पर, अब ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ना, ये आप सोचोगे एटीजीसी क्या लिख दिया, इसके बारे में देखो। देखो ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है ना, नाइट्रोजनी क्षारक, ये नाइट्रोजनी क्षारकों के आप यदि प्रकार देखोगे तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक तो होता है प्यूरिन। क्या होता है, प्यूरिन। एक होता है प्रीमिडीन। एक क्या होता है, प्रीमिडीन। दो हैं, एक तो प्यूरिन और एक क्या होता है, प्रीमिडीन। दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, प्यूरिन और प्रीमिडीन। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और प्यूरिन और प्रीमिडीन जो क्षारक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये जो है ना प्यूरिन, ये कौन कौन से होते हैं, ए, एक तो होता है एडिनिन और एक होता है ग्वाइनिन। एडिनिन और ग्वाइनिन। ठीक है। ये जो है ना पिरिमिडिन, ये भी दो होते हैं। एक होता है थाइमिन, एक तो होता है थाइमिन जिसको हम लिखते हैं टी। और एक होता है साइटोसिन। साइटोसिन जिसको हम लिखते हैं सी। नाइट्रोजन क्षारक होते हैं दो प्रकार के, एक तो क्या हो गए प्यूरिन, एक हो गए, ठीक है। तो प्यूरिन और जो प्रिमिडीन है, अब देखो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको याद रखना क्या, जैसे प्यूरिन है तो प्यूरिन कौन कौन से हैं, एजी। सुनो एजी, सुन रहे हो क्या, है ना, एजी सुनते बोलते हैं ना, प्यारे मेरे प्यारे एजी, हैं, बोलते हैं ना। शेर सिंह सर बोलते हैं ना आपको ऐसे, प्यारे एजी, एजी सुनो, हैं। अपने घर जो भारत में तो ऐसे ही बोलती हैं महिलाएं अपने पतियों को, हैं, नहीं लेती है ना नाम। और वास्तव में रियलिटी है ये, कई बार अभी जैसे ये, तो अब तक की भी स्थिति आपको बताऊं कि एक दिन अखबार में, आप लोगों ने तो पढ़ा, मैंने तो एक दिन अखबार में पढ़ा था, अभी अपने कैंप चल रहे हैं ना, अभी जो कैंप चल रहे हैं ना, शहरी ग्रामीण दोनों, ये तो ग्रामीण में क्या हुआ कि एक कैंप में वो कलेक्टर साहब भी रात्रि चौपाल में वो कैंप में गए हुए थे। तो ये है जोधपुर साइड की बात है, जोधपुर बाड़मेर साइड की कहीं पे। तो उन्होंने क्या हुआ था कि एक महिला से पूछ रहे थे, नहीं वो एक हाँ महिला से पूछ रहे थे। तो उन्होंने उसका नाम पूछा कि भाई आपके पति का नाम बताओ। तो ताज्जुब की बात है कि वो उसको पति के नाम, मतलब वो फलाना है ना, वो बक्सा का पापा, ऐसा कुछ उसका नाम था, वो बक्से के पापा। अब वो बक्से के पापा को पता नहीं है, बक्सा जो बक्साराम है उसके पापा, अब वो बक्से का पापा बोलिए नाम भी तो होगा,
बोल यही है। फिर उसके जो बक्से का पापा आ गया, तो बक्से को पापा बोल ये क्या है, तो बोले बक्से की मम्मी। उसको भी नहीं पता, रियलिटी है ये, अखबार में आया था, भास्कर में देखा था मैंने। तो आप देखो वो क्या होता है कि वो ऐसे नाम नहीं लेते हैं, तो उनको नाम अब देखो ऐसा होता है कि नाम ही भूल गए कि नाम भी क्या है। हाँ ये प्यार है। तो अब तो याद रखो ना, प्यारे एजी, है ना, क्या है प्यारे एजी, एजी एडिनिन और ग्वाइनिन, प्यारे से प्योर है ना, प्यूरिन। तो प्यारे एजी एडिनिन और ग्वाइनिन, ठीक है। और ये पिरिमिडीन है, इसको आप याद रखो टीसी, ठीक है। पिरिमिडीन क्या है, टीसी, क्या थाइमिन और साइटोसिन। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, डीएनए। तो ये नाइट्रोजन क्षारक किसके हैं, ये सारे के सारे डीएनए के। और डीएनए के दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन दो है, एडेनिन ग्वाइनिन, और पिरिमिडीन क्या है, थाइमिन और साइटोसिन। अच्छा ये ध्यान रखना कि यदि आरएनए होगा तो आरएनए में सब चीजें तो एक जैसी होंगी, सारे के सारे चीजें, बस ये जो थाइमिन है ना, इसकी जगह आ जाएगा यूरेसिल, है ना, इसमें थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। और सब सब के सब सेम होंगे, इसमें आ जाएगा यूरेसिल, यू। बस इतना याद रखना है। डीएनए, ये तो डीएनए में है, ये नाइट्रोजन क्षारक तो ये किसमें है, ये तो डीएनए में है, ठीक है। और यदि आरएनए में की बात करें तो नाइट्रोजन क्षारक तो सब में मिलेंगे आपको, लेकिन नाइट्रोजन क्षारक आप दिमाग में रखना कि इसमें आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल, है ना, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, और तो सब चीज सेम है। इसका मतलब पिरिमिडीन में ऐसे बदलाव हो रहा है। अब आप देखो, देखो ये हमने देखा, तो ये नाइट्रोजन क्षारक है। अब आप देखो ए के साथ कौन जुड़ रहा है, थाइमिन। इसका मतलब देखो आपने क्या देखा यहां पर कि ये नाइट्रोजन क्षारकों की जो व्यवस्था होती है, इसमें क्या था, देखो एडिनिन के साथ कौन जुड़ रहा है, थाइमिन। इसका मतलब प्यूरिन के साथ कौन जुड़ रहा है, पिरिमिडीन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड होंगे और क्या जुड़ रहा है, साइटोसिन, ठीक है, समझ में आया। ये कौन से बीच में बॉन्ड कौन से हैं, ये डबल बॉन्ड, तो आयोडीन के साथ थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड होगा, और कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और यदि आरएनए में फिर क्या होगा बताओ, ए के साथ क्या जुड़ेगा, यू, ठीक है ना। और जी के साथ क्या, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, जी के साथ सी जुड़ेगा, लेकिन आप देखो एडेनिन के साथ क्या जुड़ गया, यूरेसिल जुड़ गया इसमें। यही आप ऐसे कई बार फंसाने के लिए आपको ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है एग्जामिनर, प्री के एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां तक तो आपने चीज समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ये जो नाइट्रोजनी क्षारकों की एक व्यवस्था है, प्यूरिन की जो भी व्यवस्था फिक्स है कि एडिनिन और ग्वाइनिन उसमें फिक्स व्यवस्थित होते हैं, यहां पर पिरिमिडीन में भी थाइमिन और साइटोसिन व्यवस्थित होते हैं। और जब आपस में भी कैसे व्यवस्थित होते हैं, थाइमिन इस ए के साथ और जी के साथ कौन है, साइटोसिन, ग्वाइनिन के साथ साइटोसिन, ये एक फिक्स व्यवस्था होती है। अब आप सोचो कि यदि इस व्यवस्था में कोई थोड़ा बहुत भी चेंजेज आया तो उसको हम बोल देंगे क्या, नाइट्रोजनी क्षारकों में उत्परिवर्तन हो गया, मतलब पॉइंट म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया, आप ये ऐसे भी कह सकते हो, जीन उत्परिवर्तन हो गया, बिंदु उत्परिवर्तन हो गया, नाइट्रोजनी क्षारकों में उत्परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये आपने देख लिया कि ये है क्या, नाइट्रोजनी क्षारक, और इनमें कुछ चेंजेस हो गया। अब क्या चेंजेस हो सकता है, देखो हमने देखा तो है, ये सही व्यवस्था क्रम है ऐसे। ये क्या है, ये नाइट्रोजनी क्षारकों की जो व्यवस्था है इसको हम बोलते हैं, जैसे जो है ना नाइट्रोजनी क्षारकों की व्यवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। भाई जेनेटिक कोड, तीन तीन कोड ऐसे फिक्स जुड़े होते हैं, और तीन तीन कोड जुड़ कर करके और प्रोटीन निर्माण की उसमें सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। वो हमें आगे बात करेंगे एक बार, अभी तो यहां तक चीज समझो आप। चलिए अब आप देखो, अब आप आ जाओ, ये चीज तो आपने समझ लिया क्या है। अब वापस उसी पे आ जाओ, म्यूटेशन पे।
ये है म्यूटेशन, ये तो हम बात कर रहे थे उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन में आप याद करो कि देखो इसके बारे में, म्यूटेशन है क्या, म्यूटेशन क्या है आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो जीव है ना, कोई भी जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, और उस जीव के लक्षणों में, करैक्टर्स में, उसके लक्षणों में, और उसके लक्षणों में क्या हो जाए, अचानक क्या हो जाए, अचानक क्या हो, परिवर्तन। और ये परिवर्तन क्या हो जाए अगली पीढ़ी में, वंशानुगत, वंशानुगत योग्य परिवर्तन होने चाहिए। तो ये जो वंशानुगत का मतलब हेरिडिटिकली, तो हेरिडिटी होनी चाहिए उनको, ऐसे जो परिवर्तन, जो इनहेरिटेंस हैं, जो अगले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले गए, तो वंशानुगत योग्य जो परिवर्तन होंगे, वंशानुगत योग्य जो परिवर्तन होंगे, इसको ही हम क्या बोलेंगे, इसको ही हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। क्या बोलेंगे इसको, म्यूटेशन बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो क्या नाम है इसका, उत्परिवर्तन। ये हमने पढ़ लिया था कल भी, तो ये तो उत्परिवर्तन हो गया। ये जो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो उत्परिवर्तन जो शब्द है, ये जो शब्द है ये किसने दिया था, ये हुगो डी वृज ने दिया था। ये कल पढ़ा था हमने, हुगो डी वृज ने ये शब्द दिया था। ठीक है, हुगो डी वृज ने शब्द दिया था ये। अच्छा, आप देखोगे कि यदि मान लो आपसे और थोड़ा सा ऐसे गहराई में क्वेश्चन पूछ ले, तो जो म्यूटेशन है ना, सबसे पहले जो म्यूटेशन के बारे में जो देखा, सब तो इसने दिया, लेकिन सबसे पहले जो म्यूटेशन के बारे में यदि कोई किसी ने देखा ना, तो वो एक भेड़ पालक था, जिसको नाम है सेठ राइट। क्या नाम था, सेठ राइट। वो क्या कि भेड़ पालता था, तो वो क्या देखा, उसने क्या देखा कि उसकी जो भेड़ है ना, उसमें क्या देखा कि उसकी भेड़ों में है ना, एक भेड़ है, सब तो जो भेड़ थी उनका तो मतलब आप देखो कद ऐसे सही था, एक भेड़ उसने क्या देखा कि एकदम से बिल्कुल छोटे से कद की भेड़ हो गई। सेठ राइट ने देखा सबसे पहले, तो उसने ये देखा यार ये कैसे, उसने फिर क्या किया कि उस भेड़ से, छोटी भेड़ से, और ऐसे बहुत सारी छोटी भेड़ें प्राप्त करा ली। भाई जो भी आप देखोगे कि चाहे आप जैसे अपना ये जो जोधपुर साइड में आप जाओगे ना, जोधपुर साइड क्या कि अपना हिमालय जो रीजन है, इसमें जो ये बकरवाल जनजाति है, गद्दी है, भूटिया है ना, और अपने जो जोधपुर और ये बाड़मेर साइड में जो मारवाड़ी, जो भेड़े, जो मारवाड़ी हैं, वो जो भेड़ पालक होते हैं सारे, इनमें आपने जैसे पढ़, इनमें ये जो है ना, इनमें है ना बहुत ज्यादा ऐसी जेनेटिक साइंटिफिक नॉलेज बहुत होती है ना। उनमें क्या होता है कि उनके जो जो भी वो जो उनकी भेड़ बकरियां हैं, ऊंट है, उनको जो मतलब वो देसी तरीकों से, और बहुत सारे डिजीज हैं वो उनको ठीक कर लेते हैं, और कई सारे ऐसे उन्होंने ऐसे कुछ इनोवेशंस भी किए थे। तो ऐसे ही जो सेठ राइट है ना, सबसे पहले सेठ राइट ने जो भेड़ देखी, एक छोटे कद की भेड़ देखी, बाद में अभी भी वर्तमान में भी वो भेड़ है ना, एंकोन के नाम से जानी जाती है ना। तो जो सबसे पहले जो म्यूटेशन देखा, है ना, ये ध्यान रखना कि सबसे पहले किसने देखा, सबसे पहले देखा किसने, एक नाम है, एक जिसका नाम है सेठ राइट। ठीक है ना, और उन्होंने एक छोटे कद की भेड़ जो प्राप्त करी, जिनका नाम है एंकोन। ये लो, क्या नाम है उसका, छोटे कद की भेड़, जिसका नाम है एंकोन। ठीक। अच्छा, कल तो वो चीज हमने बात कर ली थी बाकी में, तो कि भाई जो उत्परिवर्तन है, इस उत्परिवर्तन में हमने क्या बात करी थी कि दो जो साइंटिस्ट थे, एक तो हुगो डी वृज, ये किस पर काम कर रहे थे, बताओ। हुगो जो डी वृज, ये किस पर काम कर रहे थे, बोलो एक बार। इवनिंग प्राइम रोज पर, है ना, किस पर कर रहे थे, इवनिंग प्राइम रोज, एक पादप है, इस पर काम कर रहे थे, इवनिंग प्राइम रोज पर काम कर रहे थे। और एक दूसरा कौन है, कल बताया था मैंने, टीएच मॉर्गन। हाँ, किस पर कर रहे थे वो, ड्रोसोफिला मक्खी पर। ठीक है, ये ड्रोसोफिला जो मक्खी है उस पर काम कर रहे थे वो, तो ड्रोसोफिला पर, और ये क्या, इवनिंग प्राइम रोज पर। अब देखो ये ध्यान दो, इन्होंने क्या है कि ये अचानक परिवर्तन देखे थे, इन्होंने इन्होंने क्या देखे थे, यहां पर इनमें कुछ सडन चेंज देखे थे। क्या देखे थे इन्होंने, अचानक परिवर्तन। क्या देखे थे, अचानक परिवर्तन, सडन चेंज देखे थे इन्होंने, अचानक परिवर्तन, इवनिंग प्राइम रोज में। और इसने किस में देखा था, ड्रोसोफिला में।
ड्रोसोफिला में, और ये इसने क्या किस में देखा था, इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज पादप में। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि ये किस पर काम करा था, इसने किस पर काम किया था, है ना। तो ठीक, अब देखो कि ये जो सडन चेंज देखे, अचानक परिवर्तन देखे, तो इन अचानक परिवर्तनों को, ये जो अचानक परिवर्तन हुए ना, इन अचानक परिवर्तनों को फिर आप याद करो कि बेट्सन ने क्या नाम दिया था। बेट्सन ने इनको कहा था असतत विभिन्नताएं। क्या कहा था, असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं उन्होंने कहा था। क्या कहा था, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहा था। ओके, यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे, उत्परिवर्तन क्या है कि जीवों में के लक्षणों में अचानक परिवर्तन होता है, और या फिर ऐसे कि जीवों के लक्षणों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशानुगत होता है, या वंशानुगत योग्य सजीवों में होने वाला सडन चेंज ही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। आपसे एग्जाम में देंगे कि किसी भी जीव में अचानक कोई लक्षण प्रकट होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, इस परिघटना को कहते हैं म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन शब्द किसने दिया, म्यूटेशन शब्द किसने दिया, हुगो डी विरज ने। किसने दिया, हुगो डी विरज ने। क्या कह रहे थे, एंकोन, 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 ठीक है ना, एंकोन भेड़ है ये। अभी भी जैसे आपसे आ जाए ना ये एंकोन क्या है, तो ये म्यूटेशन से संबंध है इससे। सेठ राइट ने जो प्राप्त करी थी उस भेड़ को एंकोन बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बात करी थी एंकोन। चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गया क्या कि जो ये परिवर्तन होंगे, ये जो उत्परिवर्तन शब्द हुगो ड्यूरिच ने दिया, और हुगो ड्यूरिच ने जो इवनिंग प्राइम रोज में क्या देखा था, कुछ अचानक परिवर्तन देखे थे, और टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कुछ सडन चेंजेस देखे थे। इन सडन चेंजेस को बेटसन ने क्या नाम दिया, असतत विभिन्नताएं। क्या नाम दिया, असतत विभिन्नताएं। अब आपसे पूछे कि असतत विभिन्नताएं सबसे पहले किसने देखी, बेटसन ने, ठीक है। तो बाद में फिर जब हुगो ड्यूरिच जो है वो काम करते हुए इसने उत्परिवर्तन जो है ना शब्द जो दिया, इन्होंने तो क्या कह रहे थे, सब ने ये ऐसे कहते कुछ परिवर्तन है, बेटसन क्या कह रहे थे, ऐसा ऐसा तो विभिन्नताएं हैं। तो फिर हुगो ड्यूरिच ने कहा कि ये सब चीजें हैं, ये म्यूटेशन है। तो ये सब जो म्यूटेशन है वो किसने दे दिया, फिर हुगो ड्यूरिच ने। हमको इतना याद रखना है, ओके। चलिए अब आप देखो कि हमने क्या पढ़ लिया था फिर इसमें कि ये जो उत्परिवर्तन है ना इसके प्रकार। तो इसमें आप देखो कि उत्परिवर्तन के जब हम प्रकार देखेंगे, तो एक तो इसमें देखो पहले देखेंगे कारण भाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कारण में है वो आप देखोगे कि ये दो, एक तो वो स्पॉन्टेनियस, और एक क्या है इंड्यूस्ड। एक क्या है इंड्यूस्ड, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित, और इसको हम बोलते हैं स्वतः, ठीक है ना। तो ये तो है स्वतः उत्परिवर्तन, और ये क्या है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है। प्रेरित उत्परिवर्तन और स्वतः उत्परिवर्तन, ये हमने देखा स्वतः उत्परिवर्तन, और क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और एक है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ये दो। अब ये जो चीज है ना, ये आपको मैंने कल भी बताया था कि ये किसी भी कारण से स्वयं ही हो रही है, ये वाली। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मोनोजाइट बेल्ट का, है ना, मोनोजाइट बेल्ट। यहां पर ये परिवर्तन दिखते हैं। ये मोनोजाइट बेल्ट कहां है, केरल में, ठीक है ना। और ये क्या है, किसकी बेल्ट है ये थोरियम जो है, मोनोजाइट क्या है, थोरियम का एस्क है। क्या है ये मोनोजाइट थोरियम का एस्क है। और यहां पर क्योंकि थोरियम क्या है, आपको पता है कि जो थोरियम है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और हमको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थों में स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होती रहती है। तो ये विकिरण है, इसकी वजह से यहां पर विकिरणों की वजह से क्या हो जाता है, जीनों में उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जीनों में उत्परिवर्तन हो जाता है। अब जीनों में उत्परिवर्तन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन क्षारकों में चेंज हो गया,
ठीक है ना। जीनों का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजनी क्षारकों में बदलाव हो गया। इंड्यूस्ड में क्या होगा कि ये किसकी वजह से हो सकता है, कि कोई भौतिक कारण की वजह से हो सकता है, या फिर कोई रासायनिक कारण की वजह से भी हो सकते हैं। याद करो, मैंने आपको जब कैंसर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि कार्सिनोजेंस होते हैं। तो कार्सिनोजेंस में देखो कालचिसिन कालचिसिन है, मिलावट वगैरह, कोई कीटनाशक हो गई, रासायनिक पदार्थ। भौतिक में आपको मैंने बताया था, याद करो कि सर अल्ट्रावायलेट हो गई, है ना, और अल्फा बीटा और ये जो गामा है ये किरणें हो गई। तो ये सारे के सारे जिनको मतलब क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें, है ना, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव विकिरण, अल्ट्रावायलेट, सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से, इसकी वजह से क्या होता है कि इंड्यूस्ड भी हो जाते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि जैसे उस समय फुकुशिमा जो जापान का जो फुकुशिमा यंत्र है उसका मैंने एक एग्जांपल बताया था। ऐसे आपको याद करो, मैंने मिथाइल आइसोसाइनाइड का एग्जांपल बताया था। वो क्या बताया था, कैंसर वाला। तो वो कैंसर भी तुम्हें भी तो आपको मैं ये बता रहा था कि कैंसर का जो जीन है उसका नाम है ओंकोजीन, और उस ओंकोजीन में वो सो रहा था, और ओंकोजीन को हमने क्या कर दिया, इस वजह से भौतिक या रासायनिक कारणों की वजह से उसको जगा दिया, एक्टिव हो गया वो, है ना, ओंकोजीन। तो ओंकोजीन वो भी तो जीन ही तो था, तो ये जीन में तो परिवर्तन हो रहा है, तो उसके वजह से कैंसर हो गया। तो इसकी वजह से भी तो जो भी ये कारण हो रहे हैं म्यूटेशन का, मतलब वो कोई भी उसकी जो बीमारियां हो रही है वो भी तो यही है, कैंसर भी एक बीमारी है। ठीक है, तो ऐसे जो भी जितने भी हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं सारे अब तक जो हमने पढ़ चुके सारे, तो उनमें हमने देख रहे थे कि भाई किसी एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, किसी वाई पर है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, कोई 11वें नंबर पर है सिकल सेल में उसमें वो म्यूटेशन हो रहा है, याद आ गया ना। ऐसे ही तो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें 7वें नंबर का पर है जो क्रोमोसोम्स, उसके ऊपर जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो रहा है। तो ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, तो म्यूटेशन के कारण हमने देख लिया स्वतः भी हो सकता है, और इसमें इंड्यूस्ड में आप देखो भौतिक और रासायनिक के द्वारा हम जानबूझ करके भी करा सकते हैं, या फिर इसको हम बोल देंगे कि जैसे आपको मैंने बताया था कि पादपों में, कल एक एग्जाम्पल बताया था कि जो पादपों में है हम क्या प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको इंड्यूस्ड का, याद करो, एक एग्जाम्पल बताया था ना, सरबत्ती सोनारा, सरबती सोनारी, है ना, ये किसकी किस्म बताई थी, गेहूं की। ठीक है ना, और इससे है ना म्यूटेशन के द्वारा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के द्वारा क्या है, सोनारी, सोनारा, है ना, सरबती सोनारा से सोनारा जो किस्म प्राप्त करी, इसको बोलते हैं सोनारा 64, ऐसे बोलते हैं इसका नाम, है ना, सोनारा 64। गेहूं की जो फसल है इससे प्राप्त हुई है। ये किस में लिखा है, राजस्थान बोर्ड के किताब में, है ना। इस वजह से मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सरबती सोनारा है जैसे एग्जाम्पल हमने ये देखा। एक आपको मैंने और एक सिकेली घास का बताया था, याद करो, सिकेली घास है ना, किट्टरोदी किस्म बनाई थी, कल एक एग्जाम्पल बताया था, याद करो, है ना। भाई उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके वो जो किट्ट जो रोदी है ना, जिसको रस्ट जो बीमारी है गेहूं में वो नहीं फैलती, सिकेली का जो जीन है वो हमने इसमें ऐसे कर दिया था चेंज। ठीक है, चलो, तो ये तो कारण इसके हो गए। अब बात करेंगे कि इसके प्रकार कौन से हैं। तो प्रकार में हम इसके दो उत्परिवर्तन के दो प्रकार देखते हैं, उत्परिवर्तन के, है ना, हम दो प्रकार देखते हैं। आगे बढ़ू, देखो, उत्परिवर्तन जो है म्यूटेशन के, यदि आप प्रकार देखोगे, इसके हम दो प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन, है ना, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। एक जो होता है, एक को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है एक, कौन सा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये जो प्रतिस्थापन होता है ना, ये देखो, ये दो तरीके से होता है। एक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, संक्रमण। ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्जन, अनुप्रस्थन। ठीक है ना, दो होते हैं, एक तो है ट्रांजिशन संक्रमण बोलते हैं इसको, और एक होता है ट्रांसवर्जन अनुप्रस्थन। ये दो प्रकार का होता है।
फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि फ्रेम शिफ्ट एक ही प्रकार का होता है। इसमें जैसे आप याद करो, मैंने आपको इस टाइप से कुछ बता रहा था, एक जो डीएनए थे ना, उसमें आपको मैंने बता रहा था कि भाई 4 तरीके से डुप्लीकेशन हो रहा था, है ना, और डिलीटेशन हो रहा था, स्थानांतरण हो रहा था, इन्वर्जन हो रहा था, याद आया? तो उसमें आपको मैंने बताया था भाई ऐसे जैसे डुप्लीकेशन हो रहा है ऐसे बदल के ऐसे आ गया। तो जैसे मान लो कि फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये जैसे हमने बात करें कि जैसे नाइट्रोजनी क्षारकों की फिक्स व्यवस्था है, जैसे मान लो यहाँ पर एडिनिन है, या टी है, ये जी है, ये सी है, फिर ए है, ऐसे मान लो व्यवस्थित क्रम फिक्स है ये। तो क्या हो कि जैसे मान लो कि यहां से एक पूरा का पूरा शिफ्ट इसमें यहाँ पर कुछ चेंज आ जाए, तो जो ही आप इसमें कुछ बदलाव हो जाएगा ना, तो ये जो पूरा का पूरा ये जो इसको बोलते हैं हम, ये जो फ्रेम है ना पूरी एक, इस फ्रेम में मान लो यहां पर कुछ बदलाव हो गया, तो आगे की पूरा जो कोडिंग सिस्टम है ना वो बिगड़ जाएगा। एक, क्योंकि आप जब जेनेटिक कोड देखते हो ना, जेनेटिक कोड पढ़ते हो, तो जेनेटिक कोड तीन तीन का फिक्स जेनेटिक कोड सबके लिए फिक्स है। कुल 64 जेनेटिक कोड है, तो उसमें फिक्स सभी के लिए तीन तीन जो जेनेटिक कोड है अमीनो एसिड्स के लिए फिक्स है। अब क्या होता है कि ये फिक्स कोडिंग ऐसी चल रही है व्यवस्था, अब मान लो यहाँ पर ये जो होना चाहिए था ये चेंज हो गया किसी भी वजह से। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से आगे का पूरा जो क्रम है ना वो बदल जाएगा, तो शिफ्ट हो गया। इस वजह से नाम हो गया फ्रेम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें तो इतना सा है, तो इसमें पूरा का पूरा मतलब एक जो कोड यदि चेंज हो गया, एक भी नाइट्रोजनी क्षारक में बदलाव हो गया, तो आगे का पूरा जो उसका जो कोडिंग सिस्टम है ना वो बिगड़ जाता है। बस ये फ्रेम शिफ्ट है। ये देखो आप, संक्रमण और अनुप्रस्थन, ये दो प्रकार का होता है। इसमें क्या होगा कि संक्रमण में क्या होता है, देखो संक्रमण में क्या होता है, संक्रमण में क्या होगा कि देखो ये है ना, नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के हैं ना, प्यूरिन और पिरिमिडीन, यही तो है। अब देखो प्यूरिन कौन कौन से हैं, एजी है ना, एडेनिन और ग्वाइनिन है, और ये कौन है, ठीक। अब क्या हो जाए, इनकी व्यवस्था बिल्कुल फिक्स है कि जैसे ए यहां पे व्यवस्थित था, इसकी जगह कौन आ जाए जी, और जी की जगह कौन आ जाए ए, हो गया बदलाव। ए और जी ये फिक्स है इनकी भी स्थिति, ए की जगह कौन आ गया जी, जी की जगह कौन आ गया ए, मतलब प्यूरिन में आपस में बदलाव हो गया। ठीक, इसमें क्या हो जाए, टी की जगह कौन आ जाए सी, साइटोसिन, और इसकी जगह कौन आ जाए थाइमिन। पिरिमिडीन के जो क्षारक है इन ये आपस में स्थान बदल लिया। कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार से हो गया ना, और ये भी कितने प्रकार से हो गया, दो। तो इसका मतलब संक्रमण कितने प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार से। ठीक है, तो मतलब खुद के ही क्षारकों में बदलाव हुआ है। एडिनिन की जगह क्या आ गया ग्वाइनिन, ग्वाइनिन की जगह क्या आ गया एडिनिन, क्योंकि इनकी भी तो फिक्स व्यवस्था है। मतलब जो नाइट्रोजन क्षारक है ना, प्यूरिन के दो ही क्षारक हैं, एडिनिन और ग्वाइनिन, एडिनिन और ग्वाइनिन, तो एडिनिन और ग्वाइनिन में आपस में चेंजेज हो गए। ठीक है, इसमें पिरिमिडीन है, थाइमिन और साइटोसिन, तो इसमें आपस में बदलाव हो गया। तो ये तो है संक्रमण। और दूसरा क्या है, अनुप्रस्थन। देखो अनुप्रस्थन में क्या हो सकता है, अनुप्रस्थन में आप देखो, देखो ये जो एडिनिन की जगह क्या आ जाए ये ऐसे, देखो ए और जी ये कौन है, ये प्यूरिन है, और टी और सी क्या है, पिरिमिडीन है। और आपको ये पता है ए से टी जुड़ता है और जी से सी जुड़ता है, तो ये आपस में क्या हुआ कि ये है ना एडिनिन और थाइमिन, ये आपस में इन्होंने चेंज स्थान बदल दिया। ठीक है, और जो ग्वाइनिन और साइटोसिन इन्होंने चेंज बदल दिया, देखो थाइमिन और ग्वाइनिन इन्होंने ऐसे बदल दिया, देखो 2 4 6 और 8, तो कितने तरीके से हो सकता है ये, 8 तरीकों से। ये किस में हो रहा है, ये देखो प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में इंटरचेंज, प्यूरिन एवं पिरिमिडीन जो है इसमें,
आपस में क्या हो रहे हैं, ये परिवर्तन। देखो आप, एडेनिन और ग्वाइनिन ये तो प्यूरिन है, और ये टी और सी ये पिरिमिडीन है, इन्होंने आपस में ये चेंज हो गए। देखो आप, ये कितने तरीके से हो गया, 8 तरीके से। तो संक्रमण कितने तरीके से होगा, 4। किस में होगा, प्यूरिन के खुद के क्षारकों में या पिरिमिडीन के खुद के क्षारकों में। अनुप्रस्थन में क्या होगा, प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में क्या होंगे, बदलाव होगा। बस इतना सा इसमें आपको समझ रहा है। तो ये आपका, बात करें हमने म्यूटेशन के बारे में, आपने देखो देखो ये वाला म्यूटेशन देखो हमने, ये संक्रमण और अनुप्रस्थन, प्रतिस्थापन 2 तरीके से हो गया, इसमें संक्रमण 4 तरीके से, अनुप्रस्थन 8 तरीके से। और ये कितने तरीकों से हो रहा है, 4 तरीकों से। बस इतना सा ही आपको दिमाग में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये म्यूटेशन वाला हमने बात कर ली कंप्लीट, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। एक बार आपके जो नोट्स है ना, उसमें भी आप देख लो चाहे, चलो बाद में देखना नोट्स, तो पहले एक बार इसको समझो, फिर देखते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा आपको पीडीएफ में, ठीक है। यहां तक कर लिया। अब आप देखो कि यहां तक, तो अब मुझे ये बात बताओ, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब हमने बात करे थे ना म्यूटेशन है क्या, तो म्यूटेशन का मतलब ये है कि नाइट्रोजनी क्षारकों में बदलाव होना। तो ये जो म्यूटेशन है ना, ये इसको हमने क्या नाम दे दिया, कि जो नाइट्रोजनी क्षारकों में जो बदलाव हो रहे हैं ना, इसके जो जो प्रकार हो रहे हैं ना, जो प्रकार जो हो रहे हैं, ये प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने बोल दिया कि सर ये है पॉइंट म्यूटेशन। क्या है ये, पॉइंट म्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब ही क्या है, कि ये नाइट्रोजनी क्षारकों में बदलाव होना, ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन है ये। तो बिंदु उत्परिवर्तन है, आप ये क्या है, इसमें बिंदु उत्परिवर्तन देखो आप, ये संक्रमण और अनुप्रस्थन है। अब यहां पर ये जो है ना, ये फ्रेम शिफ्ट, ये जरूरी नहीं है ये बिंदु उत्परिवर्तन हो, ये तो पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो रहा है, तो उसमें तो बहुत सारे नाइट्रोजन क्षारक बदल रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु उत्परिवर्तन मेनली 2 प्रकार के हो गए, संक्रमण और अनुप्रस्थन, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना कि बिंदु उत्परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये आप इसको ले लो, चाहे आप, ये है बिंदु उत्परिवर्तन, इसको आप ले लो, ये है बिंदु उत्परिवर्तन, है ना। ये बिंदु उत्परिवर्तन के 2 प्रकार हो गए, एक संक्रमण और एक अनुप्रस्थन, ठीक है। संक्रमण और अनुप्रस्थन, तो इसको यहां से आप कंफ्यूज मत हो, यहां से हटा दो ये, ठीक है। तो ये बिंदु परिवर्तन हो गया, ये तो संक्रमण और अनुप्रस्थन। फ्रेम शिफ्ट, इसमें भी बिंदु परिवर्तन की घटना हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि बिंदु एक पे नहीं हो रहा है, इसमें तो पूरा का पूरा सेगमेंट में जो भी जितने भी जीन है ना, वो बदलाव हो रहा है उसमें। जीन का मतलब क्या है, नाइट्रोजनी क्षारकों का एक ग्रुप। और नाइट्रोजनी क्षारकों की व्यवस्था क्या होती है, एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, बताओ। एडेनिन के साथ हमेशा कौन जुड़ेगा, थायमिन। ग्वाइनिन के साथ हमेशा कौन जुड़ेगा, साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, किसका, हाइड्रोजन का। और ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, किसका, हाइड्रोजन का। अब मुझे बताओ बिंदु उत्परिवर्तन कितने प्रकार से, 2, एक तो संक्रमण और एक अनुप्रस्थन। संक्रमण कितने तरीके से, 4। संक्रमण में क्या होगा, उसके खुद के प्यूरिन के जो क्षारक हैं उसमें आपस में बदलाव, और पिरिमिडीन के क्षारक हैं उनमें आपस में बदलाव। प्यूरिन क्षारक कौन कौन से हैं, एजी, एडिनिन और ग्वाइनिन। और पिरिमिडीन कौन कौन से हैं, टीसी, थायमिन और साइटोसिन। अच्छा, आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने बात कर ली यहां पर उत्परिवर्तन के बारे में। और क्योंकि आपके जो बार बार आ रहा था कि उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, तो ये जितने भी हमने जो डिजीज पढ़ी है ना उत्परिवर्तन वाली, तो ये वाला, ये उसमें ये ज्यादातर क्या है, ये पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। सब में क्या है, ज्यादातर पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि वहां पर एक ही जीन में हो रहा है। हमने पढ़ी थी ना, एक जीन इनहेरिटेंस पढ़ा था, एक शब्द लिखा था, वन सिंगल जीन इनहेरिटेंस, ठीक है। यदि मान लो वो सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लिंग गुणसूत्रीय विकार बोल दिया, है ना। सेक्स क्रोमोसोम छोड़कर कह दिया हमने। तो जो सेक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम में हमने देखो, सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के तो होते हैं, कौन कौन से, एक्स और
वो बताओ एक्स और वाई तो होता है। मुझे बताओ एक्स क्रोमोसोम पर यदि उत्परिवर्तन होगा तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? यदि एक्स क्रोमोसोम है उस पर जो जीन है उसमें यदि म्यूटेशन हो रहा है तो बताओ। एक वेरी गुड, एक तो हीमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, वेरी गुड, और डीएमडी, वेरी गुड, और हाइपर हाइपरट्राइकोसिस। क्या होता है हाइपरट्राइकोसिस? कानों पर बाल, है ना? हाँ, वो वाई पर हो गया। तो तीन तो आपने बता दिया ना एक्स पे, और एक वाई वाला बता दिया, ठीक है। तो तीन तो एक्स वाले हो गए ना, क्या क्या? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डीएमडी, ये तो एक्स वाले हो गए। और एक आपने कानों वाला बता दिया, वो कौन सा हो गया? वाई पे। और अच्छा एक चीज और बताओ, मतलब ऐसा भी कोई डिजीज है क्या कि जो एक्स पर भी है और वाई पर भी है, जिसका ना दोनों पर होता है? आपको बताऊं, मेंडल है ना, मेंडल, सर जॉन ग्रोगमेंट पढ़ेंगे, उनकी वो बीमारी थी, उस बीमारी का नाम है नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन, अब मतलब बाद में पढ़ेंगे नेफ्रॉन। तो उस नेफ्रॉन में क्या होता है कि नेफ्रॉन में प्रॉब्लम हो जाती है, एक तो एक्स और वाई दोनों पर होते हैं उसके जीन। तो देखो हमने आपसे ऐसे पूछे कि एक्स लिंक्ड म्यूटेशन वाले डिजीज तो आप तीन नाम लोगे, वाई लिंक्ड डिजीज तो आप हाइपरट्राइकोसिस नाम लोगे, और फिर ऐसे आ जाए एक्स और वाई दोनों से लिंक्ड तो वो है क्रोनिक नेफ्राइटिस। ठीक है ना, चल नोट कर लेना कहीं पे भी, वहीं पर है ना, क्या नाम है? क्रोनिक नेफ्राइटिस है उसका नाम। और ये मेंडल की थी ये बीमारी, सर जॉन ग्रेगमेंट, उसकी इसी बीमारी से डेथ हुई थी उनकी, जो है ना क्रोनिक नेफ्राइटिस की वजह से उसकी बीमारी हुई थी। ठीक है, क्रोनिक नेफ्राइटिस। चलो अब देखो इसके बाद, तो ये जो म्यूटेशन वाले तो थे ये सारे के सारे, देखो ये जीन म्यूटेशन वाले ही हैं। ये देखो, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये देखो ये जीन म्यूटेशन वाले ही तो हैं, जीन म्यूटेशन वाले। अब देखो जीन म्यूटेशन में हमने देखा था कि क्या, कि यदि मान लो लिंग गुणसूत्र पर हो, लिंग गुणसूत्र पर जीनो, और एक किस पर हो? अलिंग गुणसूत्र पर। किस पर हो? अलिंग गुणसूत्र पर। अलिंग को क्या नाम देंगे हम? ऑटोसोम। और ये कौन है? ये एलोसोम। लिंग गुणसूत्र में आप देखोगे कि या तो किस पर हो? एक्स, एक्स क्रोमोसोम पर, या किस पर हो? वाई पर, और या फिर किस पे हो? एक्स और वाई दोनों पर। ये लो ऐसे कर दो, मैं भी आपको थोड़ा सा एक जगह रह जाएगा, आपको नहीं होगी, कंफ्यूज भी नहीं होगा। ये लो, तो इस पर हो, या फिर वाई पर हो, या फिर क्या हो? एक्स पर हो। ठीक है, एक्स पर तो आपने क्या क्या पढ़ा था? हीमोफीलिया, इसमें एक क्या पढ़ा था आपने? कलर ब्लाइंडनेस, और एक आपने डीएमडी, है ना, डिकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और वाई पर हमने क्या पढ़ा था? हाइपर ट्राइकोसिस। और ये आपको मैं दोनों पर जो है ना वो बताया था आपको मैंने, एक क्रोनिक, अच्छा एक और भी होता है जैसे ना किरेटिनाइनिसिस होता है आंखों से संबंधित, लेकिन अपने को ये ज्यादा पॉपुलर है नाम, क्योंकि मेंडल की थी इस वजह से मैंने याद रख लेना है ना। किरेटिनाइसिस और होता है एक, लेकिन हमको तो क्रोनिक नेफ्राइटिस याद रख लेना है आपको। और ए लिंग वाले पे ये आपने सारे वो हैं, अब इसको नाम लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने साफ बता रखा आपको वही कौन कौन सा। एक तो हट अलकट अभी पी के आया है, याद हो गया। और थैले जैसी सड़ी शकल के आदमी, याद आ गया ना। तो वो सारे थैलेसीमिया, फिर और सड़ी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, और शकल से सिकल सेल एनीमिया, और हट से हटीगटन का कोलेरा, हट अलकट से एलकेप्टोन्यूरिया, हट अलकट अभी से एल्बेनिज्म, पीके से फिनाइल क्यूटोनूरिया।
हो गया ना, 4 ये और 3 ये, 7 डिजीज हमने पढ़ी थी। अच्छा, इसमें डोमिनेंट जीन वाली कौन सी है? कौन सी है? हंटिंगटन का कोलेरा। तो अब ये तो आपको समझ में आ गए सारे के सारे, लिख लिया। अब देखो ये है ना, म्यूटेशन से संबंधित है, इस वजह से हमने बात करी थी जीन म्यूटेशन वगैरह की। तो ये सारे की सारी बीमारियां हैं, ये जीन म्यूटेशन वाली हैं। और जीन म्यूटेशन क्या है ये हमने अब देख लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करते हैं, अब आ जाओ बिल्कुल परंपरागत जो चीजें हम बात कर रहे थे मेंडल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं यहां पर लिखता हूं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स, अब देखो जो जेनेटिक्स है वो क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी के बारे में आप देखो, एक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, और इसमें हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो क्या करेंगे अध्ययन, एक तो हम बात करेंगे कि जो वंशानुगति है ना, वंशानुगति वो कैसे होती है, लक्षणों की हेरिडिटी का अध्ययन करेंगे। एक हम देखेंगे कि इसमें जो विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हो जाती है जीवों में। आप देखोगे कि हम क्लास में सारे कोई भी एक जैसा नहीं है, हम में से एक भी कोई एक जैसा नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि वेरिएशंस हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं यहीं पर देख लो आप। और ये विभिन्नताएं किसकी वजह से हो रही है? जीनों की वजह से। जीन क्या है? नाइट्रोजनी क्षारकों की व्यवस्था। तो ये नाइट्रोजनी क्षारकों में, ये जो जीनों में जो परिवर्तन हो रहा है, जीनों की जो व्यवस्था है, इन जीनों की व्यवस्थाओं की वजह से ही हम देख रहे हैं कि हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो एक भी समान नहीं है। इसका मतलब वेरिएशंस है, विभिन्नताएं आप यहां पर अपन को दिखाई दे रही है। तो हम विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी, हेरिडिटी और विभिन्नताएं, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या बताओगे कि सर ये है ना एक बायोलॉजी की शाखा है। क्या है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, इस बायोलॉजी की शाखा के अंतर्गत हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, इसकी इसकी शाखा के अंतर्गत हम दो बातों का अध्ययन करेंगे। एक हम अध्ययन करेंगे हेरिडिटी की, एक हम याद करेंगे वेरिएशंस। किसका अध्ययन करेंगे? वेरिएशंस का। मतलब एक तो हम करेंगे वंशानुगति का अध्ययन। किसका करेंगे? हम वंशानुगति का अध्ययन करेंगे। एक हम इसमें करेंगे विभिन्नताओं का अध्ययन। क्या करेंगे? विभिन्नताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो वेरिएशंस और विभिन्नताओं का अध्ययन, जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत वेरिएशंस और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये लाइन लिखी आए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताओं और आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? जेनेटिक्स। अब देखो ये जो जेनेटिक्स है, ध्यान रखना कि ये जो जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? शब्द दिया बेटसन ने। किसने दिया? बेटसन ने ये शब्द दिया। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बेटसन ने दिया। अब देखो हम इसकी जो वंशानुगति का अध्ययन, जो वंशानुगति क्या होती है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, संचरित हो रहे हैं, उसको वंशानुगति बोलेंगे। ये जो वंशानुगति है, ये वंशानुगति जो शब्द है, इसके बारे में किसने बात करी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब आपसे पूछें कि वंशानुगति शब्द किसने दिया? वंशानुगति शब्द किसने दिया, क्या बताओगे? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब ये देखो जो विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताएं में आपने इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। विभिन्नताओं को हम तीन भागों में बांटेंगे। जो विभिन्नताएं हैं इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। एक तो विभिन्नता क्या होती है कि एक तो होती है कायिक, सोमेटिक, कायिक एवं जननिक, कायिक एवं जननिक विभिन्नताएं। ठीक है, सोमेटिक और सेक्सुअल वेरिएशंस। ठीक है, सोमेटिक एंड सेक्सुअल वेरिएशंस, कायिक और जननिक विभिन्नताएं। एक होती है निर्धारित और अनिर्धारित, निर्धारित एवं अनिर्धारित विभिन्नताएं। क्या होती है? निर्धारित एवं अनिर्धारित विभिन्नताएं। डिटरमिनाइन एंड नॉन डिटरमिनाइन, है ना, विभिन्नताएं। एक तो डिटरमाइन, एक निर्धारित है, और एक है नॉन डिटरमाइन जो अनिर्धारित है। दूसरी एक होती है जिसको हम बोलेंगे सतत एवं असतत विभिन्नताएं। सतत एवं असतत विभिन्नताएं।
ठीक है। तो ये आप देखो निर्धारित और अनिर्धारित विभिन्नताएं, सतत और असतत विभिन्नताएं, मतलब कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ये क्या हो गई? कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। ठीक है। डिटरमाइन और नॉन डिटरमाइन वेरिएशंस, ये क्या हो गया? सोमेटिक एंड सेक्सुअल, है ना, सेक्सुअल वेरिएशंस। बस इतना ध्यान रख लो। अब आप देखो, याद करो आप, अब इसमें क्या होता है, कायिक और जनिक। कायिक और जनिक में क्या होगा कि कायिक विभिन्नताएं क्या है? कायिक विभिन्नताएं ऐसी विभिन्नताएं होती हैं, आप देखो कि आप धूप में जा रहे हो और धूप में रहो तो आपकी स्किन हो जाएगी काली। अब ये बताओ, आपके बच्चे भी काले होंगे क्या? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। आप मान लो आप जिम जाते हो, जिम जा जा करके आपने बना ली मतलब तगड़ी बॉडी। अब आपके बच्चे भी क्या है कि आपके जैसे बॉडी बिल्डर होंगे क्या? नहीं होंगे ना। इसका मतलब ये जो है कायिक विभिन्नताएं हैं, ये कायिक विभिन्नताएं हैं, ये एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण वंशानुगत नहीं हो रहे। ठीक है। और जननी की विभिन्नताएं कहां होंगी? ये होंगी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, कि जब सेक्सुअल कैसे होंगी? जब आप देखो कि जब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, ठीक है ना। मियोस देखो, दो प्रकार के विभाजन होते हैं कोशिकाओं में, एक को हम बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है। तो मियोसिस में आप देखोगे कि आधे गुण माता से आते हैं, आधे गुण पिता से आते हैं। फिर हम जब कोशिका विभाजन आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि आपस में जोड़े बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। जोड़े बना करके दो क्रोमोसोम आपस में ऐसे क्रॉसिंग, जीन विनिमय बोलता है, क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें। तो क्रॉसिंग ओवर होता है, उस वजह से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और वो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। अब देखो आंखों का कलर है, तो आंखों का कलर आप देखोगे कि वो आंखों का कलर है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। जो हमने अर्जित किए हैं जन्म के बाद, जो भी लक्षण हमने अर्जित किए हैं, तो वो सारे के सारे, वो जरूरी थोड़ी है कि वो अपने उसके संतति में जाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि जो इन बिल्ड है, मतलब आप देखोगे कि जैसे हमने जेनेटिक डिजीज जितने भी देखी थी, तो हम कह रहे थे ना कि सारे की सारी बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही हैं। क्यों जा रही हैं वो? क्योंकि वो बाद में अर्जित नहीं है। वो क्या कि पहले से थी। वो किसकी वजह से थी? वो जीनों में म्यूटेशन की वजह से थी। ठीक है। अब यदि मान लो जीनों में म्यूटेशन हो जाए किसी भी वजह से, तो वो विभिन्नताएं क्या होंगी? तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। इतना दिमाग में रखना। तो कायिक है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होंगी। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि जैसे आप धूप में काला हो रहा है, आप कोई बॉडी बिल्डर है, तो उसमें वो नहीं जाएगी। और जननिक में क्या होंगी कि ये विभिन्नताएं क्या होंगी? ये एक उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। निर्धारित क्या होती हैं और अनिर्धारित? निर्धारित का मतलब पहले से निर्धारित है। जैसे हमने देखा कि जेनेटिक डिजीज है सारे के सारे, वो पहले से फिक्स है कि भाई ये इस जीन से हो रही है तो अगली पीढ़ी में जाएगी जाएगी। अनिर्धारित है, वो निर्धारित नहीं है, किसी भी वजह से कहीं पर सडन हो गई। एक जो ये वाली है ना, कौन सी? सतत और असतत। सतत विभिन्नताएं क्या होती हैं? जो छोटी छोटी विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, वो दिखती नहीं है आपको। ठीक है। कि जो छोटी छोटी विभिन्नताएं हैं वो दिखाई नहीं देती है, और वो होती रहती हैं। छोटी छोटी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही हैं, लेकिन वो पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रही, उसको बोलेंगे सतत विभिन्नताएं। असतत विभिन्नताएं क्या होती हैं? बड़ी, वो जो अचानक होती हैं, सडन जो चेंज होंगे, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो वो क्या है? असतत असतत विभिन्नताएं। और ध्यान करो, असतत विभिन्नताओं के बारे में तो कहा था किसने? किसने बताया, बात करी थी? बेटसन ने। किसने बात करी थी? तो ये असतत विभिन्नताओं के बारे में किसने बात करी थी? बेटसन ने। ये हमने बात करी थी अभी। ये है ना, ये सडन होती है ना, क्या होती है ये सडन होती हैं, सडन। और ये क्या होती है? बड़ी होती है ना। आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए आरएस के में कि कौन सी विभिन्नताएं अचानक और बड़े स्तर पर होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाती हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? असतत विभिन्नताएं, है ना, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। ऐसे आए कि वे विभिन्नताएं जो छोटी छोटी होती हैं और जो दिखाई नहीं देती, उसको हम क्या बोलेंगे? सतत विभिन्नताएं। ठीक है। सतत क्या होंगी? छोटी छोटी हैं, वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी लेकिन दिखाई नहीं देंगी। असतत है, वो दिखाई देंगी, अचानक से होने वाली विभिन्नताएं, है ना। और जो असतत विभिन्नताओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बेटसन ने। ठीक है। बेटसन ने ही आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? बेटसन ने। इसी वजह से बेटसन को क्या बोलते हैं? मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर। क्या बोलते हैं इनको? मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर। तो बेटसन क्या है? फादर ऑफ, ठीक है ना। ये वाले जो विभिन्नताएं किसने बात करी थी? ये बेटसन ने।
देखो इस ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ऐसे है ना, संभावनाएं बढ़ती हैं आपके प्री में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें, क्योंकि इस बार नाम आपके है ना सिलेबस में ये लिखा हुआ है जेनेटिक्स और वेरिएशंस, ठीक है ना, अपने सिलेबस में लिखा ही है। तो ये जेनेटिक्स और वेरिएशंस के बारे में यहां तक समझे आप। वंशानुगति का मतलब क्या होता है, वे कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते जाते हैं उसको वंशानुगति बोलेंगे। और आपसे ऐसे पूछे कि वंशानुगति लक्षण कौन से होते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वंशानुगति के लक्षण, ठीक है। जैसे आंखों का रंग है, बालों का कलर है, जेनेटिक डिजीज है, वो सारे के सारे जा रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो हम बोलेंगे भाई वंशानुगति हो रही है, ठीक है। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन है, वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाते हैं, आनुवांशिक कहलाते हैं। आनुवांशिक शब्द किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन, किसका, वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन, है ना। क्या, हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन। वेरिएशंस कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, कायिक और जनिक, निर्धारित और अनिर्धारित, सतत और असतत। छोटी छोटी विभिन्नताएं कौन है, सतत। बड़ी विभिन्नताएं कौन सी हैं, स्वतः क्या है, धीरे धीरे होती हैं। अचानक कौन सी होती हैं, असतत। असतत विभिन्नताओं के बारे में किसने बात करी, बेटसन ने। बेटसन ने कौन सा शब्द दिया, जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, बेटसन। यहां तक है। अब देखो, अब जैसे हम जैसे बात कर रहे थे कि ये जो जेनेटिक्स है इसमें हमने क्या पढ़ा कि देखो ये जो जेनेटिक्स में अपने ये देखें, हम बार बार ऐसे कर रहे हैं कि सर फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हैं हम, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कौन है, मेंडल, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक। अब मैं यहां पर ऐसे लिख नहीं रहा पूरा नाम, फादर ऑफ, और मैं यहां पे लिख दूं एक्सपेरिमेंटल, है ना, प्रायोगिक जेनेटिक्स। क्या लिखूं, प्रायोगिक। तो क्या कौन है, टीएच मॉर्गन। मैं यहां पे लिखूं कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, बताओ कौन है, गैरोड। मैं यहां पे लिखूं फादर ऑफ रेडिएशन जेनेटिक्स, बताओ, बोलो, मुलर है, ठीक है। और मैं यहां पर लिखूं, चलो पहले ये लिख के बताओ, ये एक बार बता दो मुझे, ये कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कौन है, मेंडल। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, बेटसन। और एक्सपेरिमेंटल कौन है, टीएच मॉर्गन। और ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, गैरोड। और रेडिएशन वाला कौन है, मुलर है, ठीक है। और एक अपन को मैंने बात करी थी कि जब भी हम जेनेटिक्स की बात करेंगे तो जेनेटिक्स में हम बात करेंगे कि ऐसी जेनेटिक्स जिसको मानव कल्याण की बात करेंगे, तो वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे कि जब हम मानव कल्याण के बारे में बात करेंगे, मानव कल्याण के संबंधित जेनेटिक्स की बात करेंगे, इससे संबंधित जो जेनेटिक्स है इसको हम क्या बोलेंगे, यूजेनिक्स। क्या बोलेंगे, यूजेनिक्स। क्या बोलेंगे, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मतलब इसको बोलते हैं सुजेनेनिकी। और ये आपको मैंने 2 प्रकार की बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। और ये है ना, तो इसके है ना फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है, गाल्टन, ठीक है, फादर ऑफ गाल्टन है। इस ठीक है ना। ठीक, देखो जेनेटिक्स में आप यहां तक तो आपने क्या देख लिया, भाई जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, शब्द बेटसन ने। शब्द किसने दिया,
बेटसन ने। ठीक है, मानव कल्याण से जेनेटिक्स का मतलब क्या है? यूजेनिक्स, सूजन की बोलेंगे। आपसे ऐसे पूछ ले कि मेंडल के जो नियमों का मानव कल्याण में उपयोग किया जाता है बायोलॉजी की कौन सी शाखा के अंतर्गत? यूजेनिक्स। ठीक है, सूजन के अंतर्गत। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मेंडल के बारे में। किसके बारे में? मेंडल, क्योंकि मेंडल ही है जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। तो मेंडल के टाइम कहां हो गया अभी है? क्लास 3 बजे तो वैसे ही क्लास है, तो अभी तो मतलब मैंने आपके 10 मिनट तो लिए ही नहीं है। नहीं नहीं, अभी टाइम अभी है, अभी तो 20 मिनट तो मतलब अपने शेड्यूल के ही है। हाँ, 10 मिनट बढ़ते हैं जब कहोगे आप। चलो देखो, मेंडल के नियम के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो मेंडल है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो देखो, 22 जुलाई 1822 में इसका जन्म हुआ, मेंडल का। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ। ये आप देखोगे कि मतलब ये पहले क्या थे कि एक पादरी के रूप में इन्होंने काम किया। और इन्होंने जो हम सीधे सीधे इनके कार्यों की बात करते हैं कि इन्होंने किस पर काम किया? मटर के पौधे पर। किस पर किया? है ना, मटर गार्डन पी पर काम किया। इस मटर का बोटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, मेंडल के जो नियम है वो सबसे पहले एक ब्रून सोसाइटी है, एक पत्रिका ब्रून सोसाइटी, उसमें उसका प्रकाशन हुआ 1865 में। ठीक है, तब कोई ध्यान दिया नहीं था। तो इसके जो नियम है इसको हम बोलते हैं मेंडलवाद। इसके जो भी जो हुए थे इनको हम क्या बोलेंगे? मेंडलवाद बोलेंगे। और जो मेंडल है इसको ध्यान रखना कि इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया और इन्होंने 34 विपर्यासी लक्षण लिए, कॉन्ट्रास्टिक। ठीक है ना, 34 विपर्यासी लक्षण। इसमें से 34 में से उन्होंने कितने का चयन किया? 7 लक्षणों का, याद रखना। कितनों का चयन किया? 7 लक्षणों का उन्होंने चयन किया। कितनों का किया? 7। 34 में से कितनों का किया उन्होंने? 7 करेक्टर उनके इन्होंने ऐसे चयन किया। अब आप देखोगे कि ये जो 7 लक्षण हैं वो कौन से हैं? जो 7 लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? आप देखो कि मटर का पौधा लिया है तो देखो, जो भी पादप है इस पादप की क्या है? ऊंचाई ली थी उन्होंने, हाइट। पादप की क्या ले ली? ऊंचाई, एक। ठीक है, दूसरा फिर उन्होंने क्या किया? फूल लिया, और फूल की क्या ली उन्होंने? स्थिति, लोकेशन कहां पे होगा फूल की स्थिति। और फिर उन्होंने एक लिया कि जो फूल है ना, जो भी फ्लावर है उसका रंग, फूल का रंग। देखो, 1, 2 और 3, 3 करेक्टर हुए। चौथा जो करेक्टर है वो किसके? पोड, है ना, फली। फली की आकृति कैसी है और फली का रंग कैसा है ना, फली का रंग। देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां पर है ना, ये अच्छे से याद करनी है, आपसे मिलान करवा सकता है इसमें, है ना, फली की आकृति और फली का रंग। ठीक, फिर आप देखो कि जो बीज है ना, सीड, बीज की आकृति और बीज का रंग। सातवां कौन सा हो गया? बीज का रंग। ये लो, आप देखो, ये 7 करेक्टर उसने ले लिए। ठीक है, प्लांट जो है उसकी हाइट है, फ्लोर की लोकेशन है, फ्लोर का कलर है, और जो पोड की शेप है और पोड का कलर है, और जो सीड की शेप है, सीड का कलर है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के करेक्टर होंगे। आपसे ये पूछेंगे कौन सा नहीं है इसमें से, तो एक को तो ये याद रखना है अपन को। हमने पादप लिया है, उसकी हाइट ले ली, फिर हमने फूल ले लिया, 2 फूल वाले हो गए, स्थिति और फूल का रंग। फिर हमने फली, फली की आकृति, फली का रंग, फिर बीज, बीज की आकृति और बीज का रंग। ठीक, अब आप देखोगे कि इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि यहां पर जो एक तो जो लक्षण होंगे वो होंगे डोमिनेंट, प्रभावी, एक होंगे अप्रभावी। क्या होंगे? प्रभावी और अप्रभावी। देखो, ये होंगे प्रभावी और अप्रभावी।
देखो ये जो प्रभावी पादप की ऊंचाई है, तो इसमें आप देखो कौन क्या होगा, लंबापन, ये क्या होगा इसका प्रभावी, तो इसका मतलब बोनापन क्या होगा, अप्रभावी। अब फूल की स्थिति है वो होगी एक्जियल, है ना, एक्जियल, ये अक्ष ये प्रभावी होगा, और जो अंतस्थ होगा ना टर्मिनल, वो क्या होगा, टर्मिनल होगा, वो अप्रभावी होगा। ठीक है, ऐसे आप देखो फूल का रंग, फूल का रंग जो होगा वो कैसा होगा, बैंगनी होगा, वो प्रभावी होगा, और इसमें जो सफेद होगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। फली की आकृति है, तो फली जो होगी, यदि फली फूली हुई होगी ना, जो फूली हुई, वो तो कैसी होगी, प्रभावी, और जो जो पिचकी हुई होगी ना, वो क्या होगी, अप्रभावी। फली का रंग कैसा होगा, हरा, वो तो प्रभावी, और पीला जो होगा वो अप्रभावी होगा। ऐसे देखो बीज की आकृति में, बीज जो है ना वो गोल जो बीज होगा वो प्रभावी होगा, और जो झुर्रीदार होगा ना, रिंकल्ड, वो कैसा होगा, वो अप्रभावी होगा। और जो बीज का रंग है, इसमें ध्यान रखना पीला, बीज का रंग पीला है, देखो यहां कंफ्यूजन नहीं होना, फूल के रंग, इसमें फली के इस फली के रंग और बीज, ये पीला प्रभावी होगा, और इसमें हरा क्या होगा, अप्रभावी होगा, ये साथ। ठीक है, तो पादप की ऊंचाई में लंबापन क्या होगा, प्रभावी। ठीक है, और बोनापन क्या होगा, अप्रभावी। फूल की स्थिति बताओ, अक्षीय तो क्या होगी, एक्सियल तो क्या है, प्रभावी, और अंतस्थ क्या होगा, फिर है क्या, फूल का रंग, प्रभावी कौन है, बैंगनी, अप्रभावी है सफेद। फली की आकृति फूली हुई क्या है, प्रभावी, पिचकी हुई क्या होगी, अप्रभावी। फली का रंग क्या है, हरा, फली का रंग हरा प्रभावी, और पीला अप्रभावी। बीज की आकृति गोल कैसी है, प्रभावी, और झुर्रीदार क्या है, अप्रभावी। बीज का रंग पीला कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, और ये हरा क्या होगा, रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी, यहां से क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो इसका मतलब एक चीज और ध्यान रखना, कि यदि जो कैपिटल लेटर से जो भी आएंगे, जैसे मान लो आपने टी लिखा, तो ये क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। ठीक है, और यदि मान लो ये छोटे इससे लिखेंगे, तो ये क्या होगा, अप्रभावी, रिसेसिव होगा। ठीक है, और अब देखो जैसे टी टी समान है, तो इसको हम बोलेंगे समयुग्मजी, है ना, होमोजाइगस। और यदि मान लो ऐसे आ जाए, ये मैंने लिखा है, तो ये बताओ, ये इसको हम बोलेंगे हिट्रोजाइ, मतलब विषम युग्म जी, है ना, हिट्रोजाइगस, विषम युग्म जी, ये क्या होगा, विषम युग्म जी। अब इसमें मुझे बताओ कौन प्रभावी है, टी, तो टी क्या है इसमें, प्रभावी, कैपिटल टी, छोटा टी है, ये क्या हो गया, अप्रभावी। ठीक है ना, ये है विषम युग्म जी, ये क्या है, सम, ये भी क्या है, समयुग्म जी। ये क्या है, शुद्ध बोना, ये क्या है, शुद्ध लंबा, क्योंकि टी है, हम लंबाई से करेंगे, तो ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बोना है। और ये कैसा है, ये लंबा होगा, संकर लंबा बोल देंगे, या इसको अशुद्ध लंबा बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, ये 7 जो करेक्टर हैं मेंडल के, और इन 7 जो लक्षण हैं, इनके आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग दिए थे। 3 प्रयोग थे, प्रभाविता का नियम जिसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम, और एक होता है स्वतंत्र अवयवन का नियम, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंट, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक है लॉ ऑफ क्या है, सोर्टेशन, हाँ, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ठीक है, तो 3 जो नियम है उसके अभी हम देखेंगे वो तो, लेकिन अभी आप ये 7 करेक्टर देखो, आप प्रभावी कौन से हैं, अप्रभावी कौन से हैं, किस पर प्रयोग किया, ये हमने देखा। इसमें आपको ये देखिए, प्रभावी को मतलब क्या होगा, अप्रभावी को मतलब क्या होगा। अब जैसे कुछ इसके हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, टर्मिनोलॉजी में आप एक बार, अब आप एक बार वो निकालो, आपके नोट्स, देखो ये पादप की ऊंचाई, ऊंचाई में ये लंबापन है, ये बोनापन है। ठीक है, ये जो है ब्रून सोसाइटी है, इसमें इसका लेख प्रकाशित हुआ था 1865 में, इसको मेंडलवाद बोलते हैं, ये बात करी थी मैंने। ठीक है, तो इन्होंने पादपों में संकरण नाम से शीर्षक क्या था, पादपों में संकरण, किस आधार पर अपने एक शीर्षक दिया था उन्होंने। और इसमें देखो ये 34 लक्षण लिए, टोटल 34 देखे उनमें, उसमें 7 का चयन करा था। 7 कौन कौन सी ये हैं, 7 का आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछ ले कि मेंडल ने कौन से 7 लक्षण चयनित किए थे, उनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये 7 यही है, इसमें से भी प्रभावी और अप्रभावी आपको दिमाग में रखना है ना, प्रभावी और अप्रभावी कौन से हैं।
अब एक बार आप वो निकालो, आपका जो नोट्स है ना, उसमें उसमें हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं कुछ कुछ। देखो एक बार टर्मिनोलॉजी अपन को समझना पड़ेगा कि टर्मिनोलॉजी क्या है। देखो नंबर एक में इसकी जो अपन टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे ना, ये अपन को समझते हैं। तो देखो मैंने एक सबसे पहले मैं लिखता हूं कैरियो क्या लिखता हूं सबसे पहले, कारक, फैक्टर, क्या कारक। तो कारक क्या है, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाएंगे वो कारक कहलाते हैं। मेंडल ने इन कारकों को क्या नाम दिया था, एलिमेंट। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे मेंडल ने कारकों को क्या शब्द दिया था, एलिमेंट कहा था उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब कारक क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को लेकर जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कारक। ठीक है, वर्तमान में ये जो कारक हैं इनको हम बोलते हैं जीन। इनको हम क्या बोलते हैं, जीन। ये जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने। किसने दिया था, जोहानसन। आपसे पूछे जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन। कारक शब्द किसने दिया, मेंडल ने। मेंडल ने इन कारकों को अन्य किस नाम से जाना, क्या कहा उनको, एलिमेंट। तो ये तो किसने कहा, मेंडल ने, इनको कारक कहा था। ठीक है, ये किसने कहा था, मेंडल ने। इन कारकों को अब क्या नाम है, जीन। जीन किसने कहा, ये जोहानसन ने। इस जोहानसन ने ही दो शब्द और दिए, याद रखना, एक तो है जीनोटाइप, एक तो क्या है, जीनोटाइप, और एक है फिनोटाइप। एक है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब है कि जो बाहर से, मतलब फिनोटाइप का मतलब जो हम इसको हिंदी में बोलेंगे लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, और इसको हम बोलेंगे जीन प्रारूप। ठीक है, अब देखो ये ये जो है ना जीनोटाइप का मतलब तो क्या है, आनुवांशिक संगठन। आनुवांशिक संगठन कैसा है, आनुवांशिक संगठन का मतलब क्या है, जीनोटाइप। और ये क्या है, ये बाह्य प्रारूप, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। जैसे आप पौधों को देखते हो, जैसे अब आपको हम देखें तो आपका मतलब रंग कैसा दिख रहा है, हाइट कैसी दिख रही है, बालों का कलर, ये आप जैसे दिख रहा है जो अपन को लक्षण, जो अपन को बाहर से दिख रहे हैं ना लक्षण, वो होता है जीनोटाइप, वो फिनोटाइप। और जो बाहर से नहीं दिखेंगे, जो आनुवांशिक जो लक्षण है, उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। तो मेंडल ने जब ये प्रयोग करा था ना, 7 प्रयोग करे थे, तो उसने देखा जैसे पौधे एक लंबापन ऊंचाई ले ली, तो ऊंचाई में उसने देखा कि जो पौधे ऊंचे ऊंचे दिख रहे थे, उसने कह दिया कि भाई ये सारे के सारे क्या है, ये फिनोटाइप है। जो बोने दिख रहे थे, मतलब उन्होंने क्या क्या देखा कि लंबे और बोने दोनों पात ले लिया, भाई लंबापन और बोनापन। आनुवांशिक प्रारूप में क्या होगा कि भाई शुद्ध बोने कितने हैं, शुद्ध लंबे कितने हैं, और अशुद्ध लंबे कितने हैं, तो वो क्या हो गया उसका जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या हो गया कि बाहर से देख रहे हैं जैसे 20 पौधे उग रहे हैं, उसमें बस मोटा मोटा देख ले लंबे कितने हैं और बोने कितने हैं, बस ये। और जब उसमें अंदर से उसमें जीनोटाइप देखेंगे तो इसका मतलब शुद्ध लंबे कितने हैं, शुद्ध बोने कितने हैं, और अशुद्ध लंबे कितने हैं, वो उसका जीनोटाइप है। ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपने ये देख लिया, कारक के बारे में समझा, जीन के बारे में आपने समझ लिया। यहां पर जैसे एक शब्द आएगा जिसको हम बोलते हैं संजीन, जीनोम। ठीक है ना, संजीन या जीनोम। कोई भी जो जीव है ना, कोई भी जीव, उस जीव में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया कि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या कहलाती है। और अगुणित गुणसूत्र कहां होते हैं, युग्मक में, गैमेट्स में। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या कहलाती है, जीनोम। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है जीनोम कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखोगे कि मानव में जीनोम का मतलब क्या होगा कि n बराबर 23 क्या है, ये जीनोम है। ठीक है, तो जीनोम कितने हो गए, मानव में 2 हो गए ना, 2 जीनोम सेट हो गए, क्योंकि अगुणित गुणसूत्र की संख्या है 46 होते हैं टोटल, तो n बराबर 23 है। तो 23 और 23 2 हो गए ना, तो आप ये कह सकते हो कि जीनोम कितने हो गए, 2 सेट हो गए जीनोम के मानव में। जैसे गेहूं है, गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 42। इसका मतलब मैं पूछूं, आप बताओ गेहूं में कितने जीनोम सेट हैं, 42 का आधा कर दो, 21 हो गए ना। जैसे मैं आपसे पूछूं प्याज में बताओ, तो प्याज में कुल गुणसूत्र होते हैं 16।
ठीक है, तो 16 में कितने हो गए जीनोम? मतलब जीनोम क्या हो गया? एक सेट, 8 जो गुणसूत्रों के जो समूह है वो कहलाएगा जीनोम। समझ में आया? ठीक। एक जैसे हमने बात करेंगे क्या कि कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर मैं बता दूं। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब क्या होगा कि कुल गुणसूत्रों की संख्या, मतलब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या, है ना, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? कैरियोटाइप। तो क्या बताओगे? द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। मानव में कैरियोटाइप क्या होगा? 2n बराबर 46। ये मानव में हो गए कि नहीं? तो मानव में कैरियोटाइप कितने हो गए? 46, है ना। 2n बराबर क्या हो गए? 46। अच्छा, गेहूं में कितने हो गए? 2n बराबर 42। प्याज में 2n बराबर 16। ये तीनों के नाम आप नोट कर लेना। कई बार पूछ लेता है कि गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं, प्याज में कितने? तीन में नाम इस वजह से बोल रहा हूं, आरबीसी में है जो। ठीक है, तो गेहूं में कितने होते हैं? कैरियोटाइप 42, मानव में 46, और प्याज में 16। तो ये कैरियोटाइप्स की बात करी हमने, जीनोम की बात करी। जीनोटाइप, फिनोटाइप ने देख लिया, जीन क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं। ठीक। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन। जीनोटाइप जोहानसन, फिनोटाइप जोहानसन, कारक मेंडल, एलिमेंट मेंडल। ठीक है। संजीन क्या होते हैं? अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या। क्या? हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या क्या बोलते हैं? जीनोम। और डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या क्या कहलाती है? कैरियोटाइप। ठीक है, तो ये कैरियोटाइप में किसका अध्ययन करते हैं? कैरियोटाइप में किसका अध्ययन करते हैं? द्विगुणित गुणसूत्रों की, मतलब गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों की मोर्फोलॉजी। ठीक है, और गुणसूत्रों को हम उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करना, वो कहलाता है ईडियोग्राम। याद रखना, है ना, नोट कर लेना, है ना। ईडियोग्राम बोलते हैं गुणसूत्रीय आलेख। ठीक है, ऐसे नोट करके लिख लेना, गुणसूत्रों के उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करना, डैश करके लिख लो, ईडियोग्राम। ठीक है, अब हर चीज बोर्ड पे लिखवाओगे क्या? लिखो खुद। ईडियोग्राम, है ना। ईडियोग्राम का मतलब क्या है, क्या बताओगे? गुणसूत्रों को उनकी उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करना, है ना। ये वाला ईडियोग्राम मैंने लिख दिया है ना। ईडियोग्राम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रीय आलेख, वो आलेख नहीं लिखेंगे, ईडियोग्राम लिखेंगे सिर्फ। तो ईडियोग्राम क्या है? गुणसूत्रों की उनकी आकार के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? ईडियोग्राम कहलाता है। किसमें अध्ययन करेंगे इसका, ईडियोग्राम का? कि भाई जो आनुवांशिक बीमारी हम पढ़ रहे थे ना सारी, तो उसके अध्ययन में हम इस ईडियोग्राम का यूज करते हैं। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो आपने पढ़ते हो ना, आपने पढ़ा भी होगा बायोटेक वगैरह में, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसमें ईडियोग्राम का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अभी हमारे भारत सरकार भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ना। 10,000 जो जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स ये बना रही है, वो मैं बताऊंगा आपको बायोटेक में। ठीक है, तो यहां तक ईडियोग्राम समझ गए क्या है? गुणसूत्रों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? ईडियोग्राम कहलाता है। ये किसके अंतर्गत है? कैरियोटाइप के अंतर्गत आएगा। कैरियोटाइप में किसका अध्ययन करेंगे? गुणसूत्रों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, संरचना कैसी है, आकार कैसा है, उनमें कितने संकीर्ण है गुणसूत्रों में, प्राथमिक संकीर्ण कितने, द्वितीय कितने, सैटेलाइट कितने हैं, ठीक है, टीलोमेर कितने हैं, ये सारा के सारा कैरियोटाइप में अध्ययन करेंगे हम। अब देखो इसके बाद जैसे हम बात करते हैं क्या कि देखो ये हमने देख लिया कि एक है अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट, प्रभावी एवं अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव।
प्रभावी और अप्रभावी लक्षण ये होते हैं। देखो प्रभावी का मतलब क्या होगा कि जो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा उसको प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी। ठीक है, जो प्रकट हो जाएगा उसको प्रभावी बोलेंगे, और जो प्रकट नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे, अप्रभावी लक्षण बोल देंगे। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, अप्रभावी लक्षण। देखो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ, ये जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस देखो, अभी तो अपना जेनेटिक्स में अपना कुछ थोड़ा सा चीज और बची है ना, बस और कुछ नहीं है बचा उसमें। तो जैसे एक उसमें अपन संकरण पढ़ेंगे, संकरण क्या होता है ना, एक एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। एक उसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस संकरण क्या होता है, आउट संकरण क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, एक ये चीज और देखेंगे है ना। संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण संकरण के दो प्रकार, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, उसमें जीनोटाइप फिनोटाइप अंतर। फिर अपन पढ़ेंगे जो क्रॉस है ना उसमें आउट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ये बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं आजकल है ना, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ये क्या होते हैं, ये हम देखेंगे उसमें। तो एक बार कुछ क्वेश्चन अपन देखना चाह रहे हैं, एक बार देखो कि ये अपने अनुवांशिक के वाले क्वेश्चन है। अब जैसे ये अभी आया हुआ क्वेश्चन है 11 में, देखो आप, आनुवांशिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वे जीव जो लैंगिक जनन के द्वारा जनन करते हैं उसमें अधिक विविधता पाई जाती है। बच्चे में माता और पिता दोनों में लगभग बराबर मात्रा में आनुवंशिक, क्या कह रहे हैं इसमें, कथन सत्य है ना। ये देखो इसमें ऐसे दे रखे कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। जो लैंगिक जनन जनन करते हैं उनमें अधिक विविधता पाई जाती है। अभी तो हमने बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जन्निक विभिन्नताएं है ना, इसका मतलब उसमें पाई जाती है। ठीक है, बच्चे में माता और पिता दोनों से लगभग बराबर मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ का योगदान करते हैं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही होगी। ठीक है, कोशिकीय डीएनए कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत है। आपको मैंने बताया था, याद करो, कि कोशिका में जो है ना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और क्रिक का बारे में बात करी थी एक बार मैंने, प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा। ये जो डीएनए है ना ये प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, तो वो इसी में है वो चीज। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं, बता दूं वो वाली चीज, क्योंकि डीएनए वाला यही चल रहा है तो बता देता हूं है, क्योंकि फिर वो मिस हो जाएगा, क्वेश्चन आ गया वो आगे। हाँ ठीक है, तो एक बार देख लो। देखो ये जो है ना, यहां पर देखो ये है ना, ये सेल, ये केंद्र, यहां पर ये गुणसूत्र है। ठीक है ना, इन गुणसूत्रों में आप देखो, यहां पर आप जब आओगे ना तो मैं इस पर बताता हूं कि ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या है, ये डीएनए है, इसमें डीएनए है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए, जो सेल्स है ना, ये सेल का जो इसमें ये डीएनए, डीएनए का से तो बना हुआ है, तो इसमें डीएनए, तो ये जो डीएनए है ना इसमें केंद्रक में, ये क्या काम करता है कि डीएनए सबसे पहले कुछ जो इंफॉर्मेशंस जो है ना वो इकट्ठा करके और डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है। तो डीएनए से, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरे ध्यान है, कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। याद करो मैंने बताया हुआ है आपको, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था ना, मैं बताऊं क्या पढ़ा रहा था आपको, जब मैं रेट्रो एड्स पढ़ा रहा था तब मैंने लिखा था ये चीजें। ठीक है, तो ये डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए है, इस एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन, क्या बनना, प्रोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन है ना, अनुवादन, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुवादन, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन। याद करो आप। तो ये जो है ना, और आपको मैंने ये भी बताया था कि डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बनना, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये कहां पे हो रहा है, केंद्रक में। डीएनए की प्रतियां बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए की खुद से जब प्रतियां बनाता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये क्या कहलाता है,
ट्रांसक्रिप्शन। और आपको मैंने बताया था कि जो रेट्रोवायरस वगैरह होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एमआरएनए से वापस डीएनए बना देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ना ये काम किस में हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए बनाया, कहां पर हो रहा है, ये केंद्रक में। ठीक है, अब ये एमआरएनए कहां पे आ गया, ये तो कोशिका के केंद्रक में हो रहा है। ये जो काम है ना, ये हो रहा है कोशिका के द्रव में, साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखना, ये हो रहा है कोशिका के द्रव में, साइटोप्लाज्म में, ये हो रहा है कोशिका के द्रव में, साइटोप्लाज्म, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। और ये एमआरएनए से, ये जो है ना, ये डीएनए से एमआरएनए बन गया, ये एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। एमआरएनए किसका निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण भी करता है। तो आरएनए जो होता है ना, आरएनए, ये आरएनए जो होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो यहां से मैसेज लेके आ रहा है डीएनए, इस डीएनए से, केंद्रक से डीएनए से मैसेज लेके आया है आरएनए, ये मैसेज लेके आया, और जो टीआरएनए की सहायता से, और जो राइबोसोम है ना, उसमें कोशिका द्रव का जो राइबोसोम है, उसमें प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, किसकी सहायता से, टीआरएनए की सहायता से। ठीक है, तो ये, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। किसने दी थी ये, क्रिक ने, है ना, ये हमने पहले भी बात करी थी, वही चीज मैं आपको बता रहा था, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी है। तो यही जो बात है यहां पर आप देखो, यही कहना चाह रहा है ये, यहां पर आप देखो कि ये तो आपने देख लिया, सही है, बच्चों में माता और पिता दोनों में लगभग बराबर मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ, ये भी ठीक हो गया। कोशिकीय जो डीएनए है वो कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत है, ये बात भी सही है। देखो, ये एमआरएनए सूचना डीएनए से लेके आ रहा है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में समान गुणीय विशेषक के लिए जीन की केवल एक, देखो क्या लिखा है, केवल एक प्रति होती है। बताओ, केवल एक होती है क्या, 2 होती है? तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब अब देखो, डी, जिसमें पहले आप देखो, आपको ये पता लगा ये गलत है, आपको ये नहीं पता कौन कौन सी सही है, लेकिन ये पता लगा ये गलत है, तो आप देखो डी इसमें है क्या, किसी में, देखो इसमें डी नहीं है, इसमें है, तो ये क्रॉस हो गया। इसमें डी है क्या, ये भी क्रॉस हो गया। इसमें डी है क्या, ये भी क्रॉस हो गया। आंसर वैसे आ गया। यदि आपको ये स्टेटमेंट आपको सही है तो आंसर आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो हम ऐसे जब भी आप पेपर करो तो एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करा करो, आप सारे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। तो ये देखो, आपने एक क्वेश्चन ये देखा, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते फिर अपन क्लास ऑफ करते थे। ये, हाँ, ये भी देख लेना। गुणसूत्री संख्या में परिवर्तन चाहे अगुणित पूरक के पूरे भाग या पूरे सेट को जोड़ने या घटाने से होता है, क्या कहलाता है, ये तो बताओगे आप ही, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको चीजें। ये चेंज इन क्रोमोसोम नंबर्स, एडिशन और डिलीटेशन ऑफ वन और मोर होल सेट, पूरे के पूरे सेट में बदलाव होना, क्या बोलते हैं, सेट में बदलाव होना। अरे याद करो, मैंने बताया था कि पूरे के पूरे सेट में बदलाव होना क्या है, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोला था, यूप्लोइडी, आ रहा है ना यूप्लोइडी। और यूप्लोइडी के प्रकार थे ना हमने, क्या क्या, यदि एक पूरा का पूरा सेट कम हो गया तो मोनोप्लोइडी, और एक सेट ज्यादा हो गया तो उसने डिप्लोइडी, और एक और सेट हो गया तो जो ट्रिप्लोइडी, उसको हम पॉलीप्लोइडी नाम दे दिया था। तो पॉलीप्लोइडी मानव में संभव थी नहीं। और यदि गुणसूत्र की जो उसका जोड़ा है उसमें बदलाव होना, उसको ने क्या बोला था, याद करो, एन्यूप्लोइडी। एन्यूप्लोइडी में 3 बताए थे ना, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और नलीसोमी, याद नहीं आया। तो अब देखो ये क्वेश्चन, अब आप देखो क्वेश्चन किस में पूछा है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम, ये जो है ना प्रचारक कौन सा वाला है, छोटा सा, अब देख लो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन का, आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, और ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। अब वैसे, अब इस क्वेश्चन को देखो, आप इसको कर दोगे कैसे, कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन संख्या में हो रहा है, संरचना में नहीं। और आपको पता है स्थानांतरण किससे संबंधित है, संरचना, 4 तरीके है ना, तो ट्रांसलोकेशन ये हो गया ना, इसका मतलब ये तो संरचना है, गलत हो गया कि नहीं। ये क्या है, प्रतिलोमन, ये भी संरचना में बदलाव, इन्वर्जन है, ये भी गलत हो गया।
अब ये देखो बहुगुणिता मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, पोलिप्लोइडी, तो वैसे भी आपका आंसर आ गया, पोलिप्लोइडी आएगा। और देखो क्योंकि द्विगुणन है, ये तो संरचना वाले चार है ना, डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। देखो आप तीन तो आ गए यहाँ, ये अलग हो गया, वैसे भी आंसर आ गया। ये हमने पढ़े थे ना सारे, वो आया ना यहाँ पे, जैसे अपन ऐसे सोच रहे थे ना आप, क्या सर इतनी गहराई से कैसे जा रहे हो आप, ये क्या है बता रहे हो। और ये देखो क्वेश्चन किस में पूछा हुआ है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2025 में। स्टैंडर्ड देख लो आप, अधीनस्थ बोर्ड का इतना अच्छा है तो आप आरपीसी का तो सोच ही लो आप, आएगा ही बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर। ग्रेगर मेंडल ने वंशानुगति के नियम पर किए गए अपने प्रयोग किस पर, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, पायसम सेटाइवम। अच्छा ये और देख लियो, अभी पढ़ा है हमने कि अ, ये देखो आप, सूची क्या है इसमें, पुष्प की अक्षय स्थिति, ये क्या कह रहा है कि विशेषता एक के विपरीत। बताओ, पुष्प की अक्षय स्थिति दो प्रकार की, एक तो अक्षीय और एक अंतस्थ, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप क्या जाएगा, अंतस्थ। पुष्प का सफेद रंग, पुष्प का दो है तो प्रभावी क्या है इसके विपरीत, बैंगनी, तो इसमें बैंगनी है क्या। बीज का हरा रंग, इसके विपरीत क्या हो गया, पीला। बीज का झुर्रीदार, हो गया ना, देखो ऑप्शन। चलो ठीक है, करते हैं फिर अपन बाद में, आ रहे हैं ना आपको चीजें। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले भी एक बार बता दो कोई। ठीक है। अच्छा बायोलॉजी की बुक तो आएगी, मिल जाएगी आपको, ठीक। चलो।